हमारा ये पहला वाला चैप्टर, पहले यूनिट का चैप्टर 1 की क्वेश्चन 1 ये हमारा हो चुका। रिलीजियस थिंकर्स जो 3 थे उनका रोल इन स्प्रेडिंग इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट। तो जो रिफॉर्म्स हमारी आई, मतलब जो आज़ाद रियासत मतलब आज़ाद स्टेट या आज़ाद कंट्री बोलो, आज़ाद कंट्री तक जो हम पहुंचे उसकी इब्तिदा कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर की इंतहा से हुई थी। मुगल एम्पायर डाउनफॉल हुआ था और मुसलमान इन अ सोसाइटी वो यूनाइट होना शुरू हो गए थे। किन की बुनियाद पे, किसकी वजह पर? रिलीजियस रिफॉर्मर्स जो निकले उन्होंने यूनाइट किया मुसलमानों को, और आहिस्ते आहिस्ते करके वो अपने हुकूक की बात करते हुए आहिस्ते 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 फिर सेपरेट होमलैंड मांगते हुए पाकिस्तान मांगते हुए पाकिस्तान आज़ाद करा गए। ये आगे तक की कहानी है जिसके अंदर हमने अभी तक रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्मर्स के ये जो 3 रिफॉर्मर्स इनका टाइम हमने देखा औरंगजेब के बाद से था। सो आप मिड 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी का मतलब ये हो गया आप 1720 से लेकर इनफैक्ट पूरी 18th सेंचुरी तो उठा लो, 1720s ऑनवर्ड्स 1719 तक बहुत सारे मुगल एम्परर्स चेंज हो चुके थे। हालांकि 1707 में औरंगजेब गया, उसके बाद 12 ही साल में पता नहीं दीगर 4-5 मुगल एम्परर्स चेंज हो चुके थे 12 ही साल में। और उसके बाद फिर एक मुगल एम्परर आया था, वो भी इतना कोई खास नहीं था, वीक ही था वो भी। मतलब हमने ये देख लिया औरंगजेब के बाद सब वीक ही थे इन शॉर्ट। तो उस दरमियान रीजनल पॉलिटिक्स बहुत काम कर रहे थे। रीजनल मतलब हर रीजन के अंदर कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स, सब अपने तय, जैसे मराठा है वो अपने तौर पे स्टार्ट हो गए और आहिस्ते आहिस्ते करके जो है ना मुगल टेरिटरीज को अपने अंडर अपने कंट्रोल में लाने लगे। दूसरी तरफ से पंजाब वाली साइड से सिख स्टार्ट हो गए। ठीक है, वो अपनी जो है ना खालसा रिजीम उनकी उसके लिए काम करना शुरू हो गए कि सिख जो है उनका रंजीत सिंह के अंडर वो एक विजन को लेकर चल रहे थे कि खालिस्तान अलग से बनेगा। वो आज तक भी कहीं ना कहीं बाकी है उनकी ये चीज। इंडिया के अंदर सिख आज भी खालिस्तान की बात करते हैं कि वो अलग से उनको आज़ाद रियासत चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से बंगाल या दूसरे जितने दीगर प्रोविंसेस हैं, वो उनके जो प्रोविंस के लीडर्स थे ना वही उभर के सामने आ गए। वो मुगल की बात नहीं सुनते थे, वो मुगलों को टैक्सेस नहीं पहुंचाते थे। सही है, ये सारी चीजें कहानियां ऐसे ऐसे करके जो वीक मुगल्स थे ना और वो इसका कुछ कर नहीं पा रहे थे और श्रिंक होते चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंटली इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की तरफ बंगाल वाले रीजन में वहां से जो है पॉलिटिकल कंट्रोल ब्रिटिश ने शुरू कर दिया था अपना। पॉलिटिकल कंट्रोल, पहले तो वो ट्रेड तो कर ही रहे थे, आहिस्ते आहिस्ते करके कदम तो जमा ही लिए थे ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे जो आए थे। और आहिस्ते आहिस्ते करके उन्होंने बंगाल के अंदर फिर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल भी जमा लिया, मतलब पावरफुल हो गए वो बंगाल में। कैसे? उन्होंने वहां पर ओवरथ्रो कर दिया वहां का बंगाल का जो रूलर था सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला, उसको ओवरथ्रो कर दिया और उसकी जगह पर बैटल प्लासी के अंदर ही हुआ था, उसकी जगह पर खुद बंगाल की लीडरशिप ले ली। और वहां से उनका कंट्रोल फिर आहिस्ते आहिस्ते करके उनको फुट स्टेप मिल गया, एक ऐसी जगह मिल गई जहां उनको किसी की इजाजत नहीं लेनी हो, उनका खुद का कंट्रोल हो गया। पहले इजाजत लेनी हो रही थी, अब वो इजाजत नहीं लेनी पड़ेगा, वो खुद का कंट्रोल हो गया उनका। आहिस्ते आहिस्ते वहां से उन्होंने अपना कंट्रोल बढ़ाया। सही, इस तरह से करके बहुत सारी पावर्स अब हमारे सामने आ जाएंगी इंटरनल इंडिया के अंदर। और इसके अलावा एक्सटर्नल भी इन्वेजन होना शुरू हो गए इंडिया के अंदर। एक तो ब्रिटिश खुद एक एक्सटर्नल इन्वेजन ही है, इन्वेजन मतलब बाहर का बंदा आया हुआ। सही, इसी तरीके से नादिर शाह का अटैक, जो इसी तरह पर्शियन था नादिर शाह, उसके अटैक के बाद फिर अहमद शाह अब्दाली का अटैक, वो अफगानिस्तान से उसने अटैक किया था। अहमद शाह अब्दाली का ही वो अटैक था, बैटल ऑफ पानीपत हुई थी मराठास के खिलाफ। जब हमने देखा भी था खतूत लिखे थे शाह वलीउल्लाह ने रूलर्स को कि आए मुसलमान बड़े वीक है, तो अहमद शाह अब्दाली को भी खत लिखा था कि आए मुसलमान बड़े वीक है। अहमद शाह अब्दाली आया मराठा से तो बहुत बाद में लड़ा, उससे बहुत पहले तो वो जो है ना मुगल टेरिटरी अपने कंट्रोल में लेके आने लग गया। और मुगल टेरिटरी वैसे वीक थी, लेते आओ अटैक करो, मुगल के पास तो कोई एहसास ही नहीं है ना, उनकी आर्मी बड़ी वीक थी। मुगल लीडरशिप किस चीज की बुनियाद पे थी? आर्मी की बुनियाद, उनकी मिलिट्री के को देने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। अब वो गले खाली हो चुके। कहां से खाली होना शुरू हो गए थे गले? औरंगजेब के एंड से। औरंगजेब का टाइम जो है बहुत सारा वॉरफेयर में स्पेंड हुआ। इनफैक्ट औरंगजेब से पहले शाहजहां का टाइम भी बहुत सारा आर्किटेक्चर में स्पेंड हुआ और वॉरफेयर में स्पेंड हुआ। तो वॉरफेयर शाहजहां के टाइम पे भी हो रही थी, फालतू के और वॉरफेयर हो रहे थे, उसमें खर्चे हो रहे थे, मिलिट्री के बड़े एक्सपेंसेस होते हैं। फिर आर्किटेक्चर पे भी उसने बहुत स्पेंड किया। औरंगजेब आर्किटेक्चर पे ऐसा स्पेंडिंग के लिए मशहूर नहीं है वो, लेकिन उसके टाइम पे बहुत किस्म के वॉरफेयर हुए हैं इंडिया के अंदर बेतहाशा ग्रुप से। लाइक मल्टी कल्चरल कंट्री पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई होगी ना, वो आज इंडिया हो गया, आज भी इंडिया ही है। और तब जब पाकिस्तान उसका हिस्सा था तब तो और ज्यादा कल्चर्स थे। तब तो ये हम सिंधी, पंजाबी,
बलोची जो हम खुद देख रहे हैं यहाँ पर, और पठान कल्चर, ये सब कुछ, ये सब भी इंडिया का पार्ट ही कह लो था, फिर हम बाद में अलग हो गए। बांग्लादेश भी इंडिया का ही पार्ट था, पहले पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान का बना, फिर बांग्लादेश अलग हो, राइट। तो कितना मल्टी कल्चरल लैंड है, इतने सारे किस्म के कल्चर है, वो सारे अपने सोशल सर्कल्स के अंदर खुद पावरफुल होना शुरू हो गए, और जैसे होना शुरू हो गया तो वो एक जो लीडरशिप थी वो खत्म होते हुए कितने सारे चैलेंजेस जब आने शुरू हो गए तो वो लीडरशिप का तो नामो निशान मिट गया, और वहां से एक इतनी सारी कम्युनिटीज खड़ी हो रही, तो मुसलमान भी एक कम्युनिटी थी, वो भी खड़ी हुई, वो भी स्ट्रांग हुई, वो भी यूनाइट हुई और अपनी एक आजाद रियासत तक चली गई। दैट्स अ वेरी बिग सक्सेस, जो कि बहुत बड़ी सक्सेस है कि आप पूरा एक मुल्क जुदा ले लो, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। एनीवेज, मूविंग ऑनवर्ड्स टू आवर की क्वेश्चन सेकंड, जिसकी मैंने थोड़ी सी हाइलाइट्स दे दी अभी आपको। व्हाट वर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ये जुमले को इस तरह से ही समझना, ये जुमला है व्हाट वर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। आप अगर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में आंसर नहीं दे पाओगे, सवाल क्या आएगा और आप जवाब कुछ और दे रहे होगे। व्हाट वर द कॉजेज इज अ डिफरेंट थिंग, कॉन्सिक्वेंसेज इज अ डिफरेंट थिंग। इसका फर्क करना आना चाहिए, आप में इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए। आपके बहुत सारे सवाल ओ लेवल्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स में वो इस तरह से बनते हैं सवाल जिसमें किसी के अंदर कॉज पूछ लेता है और किसी के अंदर कॉन्सिक्वेंस पूछ लेता है। कॉज का मतलब होता है वजह, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, नतीजा। किस वजह से कोई चीज हुई और उसके हो जाने पे नतीजा क्या निकला, सही। जैसे आप इसका अगला चैप्टर है उसके अंदर इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी ये मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की बात हो रही। चले, मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की वजह क्या थी, वजह नहीं थी, वजूहात थी, एक से बहुत ज्यादा थी। और मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने की बुनियाद पे अब नतीजतन क्या हुआ, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो उसके नतीजे में दूसरी पावर्स ओवरकम कर गई, एक्चुअली दूसरी पावर्स ओवरकम कर गई, उसकी नतीजे में मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, ये कह लो। चलो, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो पावर वैक्यूम आ गया, वैक्यूम मतलब खाली स्पेस। पावर वैक्यूम को किसने फिल किया, फाइनली ब्रिटिश ने फिल किया, कि एक सिंगल पावरफुल कोई नहीं रहा, सब रीजन्स के अंदर अपने अपने पावरफुल थे, ठीक है। मराठास बहुत ज्यादा आगे तक अपना रीजन एक्सटेंड कर गए थे पावर के अंदर, लेकिन वो भी अनचैलेंज्ड नहीं थे, उनको भी बड़े सारे चैलेंजेस थे। इस तरीके से सिख अपना पुश कर रहे थे, लेकिन वो भी बड़े सारे चैलेंजेस के अंदर थे। लेकिन जब ब्रिटिश एक्सपेंड करना शुरू किए स्टेप बाय स्टेप, तो वो सबको ओवरकम कर गए, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजीज, उनका मिलिट्री इक्विपमेंट, उनके पास पैसा बहुत, उनके पास जो है ना डिवाइड एंड रूल की सलाहियत बड़ी अच्छी थी, वॉर टैक्टिक्स, मैनिपुलेट करना रूलर्स को, क्योंकि रूलर्स जब आपस में लड़ रहे ना तो वो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें, वो उनके दरमियान ऐसा इंटरफेयर कर जाते थे कि वो आपस में बराबर हो जाए लड़ मार के, और वो ऑफर करते थे कि ठीक है हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं लेकिन पैसे उसके आप दोगे। तो ये इनकी आर्मी, जो ब्रिटिश की जो आर्मी थी इंडिया के अंदर, उनको चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, तो प्रोटेक्शन ऑफर कर रहे हैं किसी रूलर को, तो वो रूलर इनकी प्रोटेक्शन ले रहा है, जब इनकी प्रोटेक्शन ले रहा है इनको पैसे भी दे रहा है, साथ में उस रूलर के साथ कंडीशंस भी लगा रहे हैं, हम सिर्फ पैसे नहीं लेंगे, हम आप अगर पैसे नहीं देंगे तो हम उनका लैंड भी लेंगे। फिर तो बहुत सारे रूलर्स के पास पैसे नहीं होते तो उनका लैंड ले लेते थे। और सिर्फ यही नहीं था, ब्रिटिश उनको साथ में जना, ये सब्सिडरी अलायंस कहलाता था, मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो ब्रिटिश उनको सब्सिडरी अलायंस ऑफर करते थे कि आपको हम इस बेसिस के ऊपर प्रोटेक्शन देंगे, आप आपस में रूलर्स लड़ रहे तो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन आपका जो कोर्ट है, आपका जो दरबार है, उसमें हमारा बंदा भी बैठेगा। उनका ब्रिटिश का बंदा भी बैठता था, तो उनकी डिसीजन मेकिंग सारी पता होती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, वो बताते थे। और कहीं इन्फ्लुएंस करना होता था कि नहीं ये तो अब मिल रहे हैं आपस में, तो वो फिर इंटरफेयर कर देते थे, कहीं कहीं आपस में मिल ना जाए, यूनाइट ना हो जाए। दो इस तरह से कर करके एक एक को अलग अलग अपने अंडर किया इन्होंने। जो पैसे नहीं दे पाता था, इनके आर्मी के एक्सपेंसेस नहीं बेयर कर पाता था, तो उनका लैंड लेते थे वो, सही। और अगर वो लैंड ना दे तो उनके पास जवाब होता था कि हमें लैंड क्यों नहीं मिला, हमारे साथ गलत हो रहा है। जैसे ही जवाब मिल गया तो उन पर अटैक कर लेते थे। अब वो छोटे पीस ऑफ लैंड किया, पूरा अटैक करके पूरा एरिया कंट्रोल कर लेते थे, समझ आ रही है। पहले ही कर चुके थे एक बंगाल का रीजन अपने अंडर, तो उसके बाद उनकी फुट होल्डिंग इतनी स्ट्रांग थी कि एक एक रूलर को अलग अलग वो यूं मार दे, खत्म कर दे। और यही किया उन्होंने। अगर एक साथ पूरे इंडिया को नहीं कैप्चर कर सकते थे, वो कोई नहीं कर सकता था, समझ आ रही बात। दैट्स हाउ इट इज गोइंग फॉरवर्ड। ईयर्स को भी साथ अपने जहन में रखो, साल कौन कौन से चलने। ज्यादातर हमारी बात वैसे तो जो शुरू हुई है ना,
वो मुगल एम्पायर की वीक एम्पायर से के साथ हुए। तो 1707 के बाद, 1707 को क्या हुआ था ऐसा, 17, हाँ, औरंगजेब का इंतकाल हो गया था। तो औरंगजेब मर गया जब, तो औरंगजेब के बाद समझ लो 1719 तक एक के बाद एक एम्परर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। 1719 पे स्टॉप क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि उसके बाद से लेकर 1748 तक एक सिंगल एम्परर रहा था, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, लेकिन वो 30 साल तक, तकरीबन 29 ईयर्स, 30 ईयर्स कह लो, ये 30 ईयर्स तक जो सिंगल एम्परर रहा था वो कोई बहुत काबिल एम्परर नहीं था, इनइफेक्टिव था। इनइफेक्टिव था ना, जो जंगों में पड़ी नहीं रहा उसको रहने दो एम्परर, वो खुश है अपनी दुनिया में, अपने नाम से एम्परर है, सही है, बल्कि उसको बैठ के खिलाओ, उसके उसके अय्याशियां पूरी करो, सही। तो ये हर्टफुल तो कोई भी नहीं था, 1707 के बाद कोई भी हर्टफुल नहीं था, सही। इस दौरान में आप कर लो 1719 ऑनवर्ड्स, 1719 से आगे तक चले जाओ तो शाह वलीउल्लाह जो है वो इमर्ज हो चुके थे, और वो तो अभी छोटे थे काफी, लेकिन ऐसे इसी दौरान में आगे की पीरियड में रिलीजियस रिफॉर्मर जो है मुसलमानों के अंदर एक रिवाइवल लेके आ रहे थे, ज़हनी रिवाइवल, और सबको यूनाइट कर रहे थे। एक तरफ ये हो रहा था, दूसरी तरफ 1740s ऑनवर्ड्स, 1740s ऑनवर्ड जो है मराठास बहुत स्ट्रांग हो गए थे, 1740 से ऑनवर्ड मराठास बहुत स्ट्रांग हो गए थे, ठीक है। इसके अलावा 1740s के अंदर ही जो 1740s नहीं तो 1739 में गालिबन वो पर्शियन किंग, पर्शियन रूलर नादिर शाह ने अटैक कर दिया था बाहर से। 1747 में अहमद शाह अब्दाली ने अटैक कर दिया था, 1748 में सॉरी, अहमद शाह अब्दाली ने अटैक कर दिया था। और अहमद शाह अब्दाली ने एक अटैक नहीं किया, बहुत दफा अटैक किया इंडिया पे, हर दफा आता था, लूट लाट के चला जाता था। मराठास से भी उसकी जंग हुई है, सिखों से भी उसकी जंग हुई है अहमद शाह अब्दाली की। तो ये अब जो पीरियड है ना, बहुत बिखरा हुआ, टूटा हुआ, फ्रेगमेंटेड है। इस सारे पीरियड में अभी कौन नहीं घुस रहा, चुपचाप कौन पल रहा है, एक तरफ स्ट्रांग हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते, ब्रिटिश, वो अभी सब होने दे रहे हैं, और एक तरफ स्ट्रांग होते जा रहे हैं, अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, सही। और वो रीजनल रूलर्स को आहिस्ते आहिस्ते अलग अलग से प्रोटेक्शन ऑफर कर रहे हैं कि आपके कोई अटैक होगा, हमारी आर्मी आपके साथ है, लेकिन हमारी आर्मी का एक्सपेंस आप बेयर करोगे। तो उनकी आर्मी तो उन्होंने जॉब पे लगा दी, एक तो उनकी आर्मी के एक्सपेंस भी पूरे कर रहा है रूलर, और अगर पैसे नहीं दे पाए तो लैंड दे दोगे। तो ऐसे ऐसे समझ में आ रही है बात, द वे दे आर गोइंग फॉरवर्ड। बट एक यूनिफाइड का मतलब एक सिंगल प्लान। इंडिया के पास एक सिंगल प्लान नहीं था, सारे रूलर्स अलग अलग थे, सिंगल प्लान नहीं था, लेकिन एक अगर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, वो उसको जितनी बड़ी वो मिल जाए, जगह मिल जाए, उसका अगर सिंगल प्लान है ना, तो वो सिंगल प्लान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। रूलर्स के दरमियान तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, कि नहीं आपकी बात हम नहीं मानेंगे, हमारी बात चलेगी नहीं, हम अभी अटैक नहीं करेंगे, हम अभी डिफेंड करेंगे, आपस में ये वाले कितने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। लेकिन ब्रिटिश किसी कॉन्फ्लिक्ट के साथ नहीं था, उन्होंने एक कदम उठाना है, उनका सिंगल डिसीजन है, आपस में बहस वहस तो है ही नहीं उनमें, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो, ठीक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस चैप्टर, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। वही जो आपके सिलेबस के अंदर लिखे हैं, की क्वेश्चन टू फोकस पॉइंट स्पेसिफाइड पॉइंट, वो यही लिखे हुए हैं, तो सिलेबस खोलने की जरूरत नहीं, आपके नोट्स के अंदर ही दिख रहा है ये डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का की क्वेश्चन। व्हाट वर द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, हाउ फार वाज औरंगजेब रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, इसके बारे में कितना रिस्पांसिबल था। उसके टाइम का एंड जो था वो बहुत ज्यादा फ्रेगमेंट होना शुरू हो गया था एम्पायर, क्योंकि औरंगजेब की पॉलिसीज बड़ी स्ट्रिक्ट थी, और इंडियंस आज उसको अगर किसी से पूछे तो कहेंगे एज अ विलन देखते हैं उसको, क्योंकि अकबर के जमाने में बहुत रिलैक्सेशन मिली थी चीजों की, जिजिया टैक्स खत्म कर दिया था, और बहुत अकबर ने कोशिश की थी कि एक सिंगल रिलीजन टाइप का बन जाए, जिसमें हिंदू भी खुश हो जाए, मुसलमान भी खुश हो जाए, अपना अपना खुद का दीन निकाल दिया था उसने, उसका नाम था दीन इलाही। अकबर ने अपना दीन निकाल दिया था, उसका नाम था दीन इलाही। अलग अलग चीजें थी उसके अंदर, मतलब ऐसा कि दोनों ही खुश रहे आपस में, और उस दीन का वो खुद खलीफा बन के सामने आ रहा था, तो एक उसकी अपनी दुनिया थी उसके। मुसलमान उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जाहिर है, वो कहते हैं एक नया दीन कहां से आ गया, तो पूरी नई तौर पे बिदअत है, कहते कि भाई दीन तो खत्म हो गया कुरान पाक के ऊपर, तो मुसलमान उसको मानते तो नहीं इवेंचुअली, फिर उसमें छोटी मोटी चीजें अपने हिसाब की वो, अच्छा उसकी अपनी रिकग्निशन भी वो चाहता था। तो जैसे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम करते हैं ना, तो उसके जमाने कहते हैं ये हो गया था कि कोई मिलेगा तो कहेगा अल्लाह अकबर, और जवाब में अगला बंदा कहेगा जल्ले जलालहू। सुनने को कैसी, अल्लाह अल्लाह का ही जिक्र है ना, अल्लाह अकबर जल्ले जलालो, अल्लाह अकबर में अकबर आता है, और जल्ले जलालो में जलालुद्दीन आता है, जलालुद्दीन अकबर नाम था उस बंदे का, किंग का। तो इतना सिंपल नहीं है, तो रिकग्निशन ना ऐसे छोटी छोटी चीजों से भी चाहिए होती है। एनीवेज,
चलते हैं कि क्या रीजंस थे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के। तो वो रीजंस को दो हिस्सों में तोड़ा गया है। एक हिस्सा है इंटरनल, इंडिया के अंदर अंदरूनी रीजंस, और दूसरे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रीजंस तो वो जो फॉरेन इन्वेजन हुई थी, बाहर से इन्वेडर्स आए थे, इन्वेड किया था। इंटरनल रीजंस क्या है? डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर की बात हो रही है। अगर मुगल एम्पायर से पहले की बात करें ना कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट रही है, पूरे इंडिया की बात करें, मुगल की भी बात ना करें, इंडिया में पॉलिटिकल अनरेस्ट रही है, तो उसकी क्या वजूहत है? तो उसमें एक्सटर्नल रीजन में मुगल्स भी आ जाएंगे कि मुगल खुद भी बाहर से आए हुए थे। ये पूरे इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है मुगल एम्पायर अब इंडिया में आ चुका। अब मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की क्या वजूहत है? वो इंडिया के अंदर कंट्रोल उसका शामिल है। तो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की वजह अंदरूनी मसाइल हैं कि जो इतने सारे हर रीजन का अपना लीडर है, वो मुगल एम्पायर के साथ चल नहीं पा रहा। खुद मुगल एम्पायर जो इतना वीक हो गया था, औरंगजेब के बाद कोई काबिल एम्पायर नहीं आया था। तो ये अंदरूनी वजूहत तो है ही मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के। और बैरूनी वजूहत में क्या है? पर्शियंस, अफगानीज जो अटैक कर गए या ब्रिटिश ने अटैक कर गया, ये तीन याद रखना, मेन तीन ही है। ठीक है, तो अभी इंटरनल रीजंस के ऊपर जाते हैं। अच्छा, ये इंटरनल रीजंस बताने से पहले मुगल एम्पायर का थोड़ा बैकग्राउंड, जो मैंने कहा था ना आपसे कि आपके जो है ना मुगल किंग्स को थोड़ा सा बिल्कुल स्लाइड से डिस्कस कर देंगे, वरना ये एक एक के ऊपर पूरी पूरी किताब लिखी जा सकती होगी। 1526 में किंग बाबर आए, सही है, और 1530 तक रहे। और 1526 में कैसे आए? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोधी की आर्मी को हरा दिया, सही है। बाबर आए 4 साल के लिए। बाबर का बेटा फिर कौन? हुमायूं। बीच में लिंक ब्रेक कर रहा हूं क्योंकि बीच में आके चला गया वापस, फिर दोबारा आया। हुमायूं, किसी ने मुझे जो है ना एक दफा एक वो बताया था निमोनिक कि काम के जो लीडर्स हैं ना उसको भजसा से याद रखो। और पहला वाला ए जो है वो अकबर का, दूसरा ए औरंगजेब का है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सही है। तो उसके बाद के मुझे भी याद नहीं है। हाँ ठीक है, एक दो याद है, कुछ नाम याद है बीच बीच में, लेकिन वो जो है कौन कब आया उसका एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन फिर एंड के मोहम्मद शाह और बहादुर शाह जफर, ये दो याद है। खैर, तो बाबर, हुमायूं, फिर कौन आया? अकबर, फिर जे जहांगीर, फिर शाहजहां, और उसके बाद औरंगजेब। ठीक है जी, इनके बारे में ब्रीफ हिस्ट्री लिखी है सबकी। 1530 तक बाबर रहा, इब्राहिम लोदी को शिकस्त दे के आ गया था वो। बाबर जब तक गया तो वो एक स्टेबल सिस्टम नहीं क्रिएट करके जा पाया। 4 साल में क्या करेगा? कुछ भी नहीं होते 4 साल। स्टेबल सिस्टम नहीं क्रिएट करके जा पाया। अब हम टॉपिक क्या पढ़ रहे? डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। क्या है टॉपिक? तो हम मुगल एम्परर की भी वो वाले फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से एम्पायर स्ट्रांग नहीं रह पाया। तो बाबर जब गया तो वो स्टेबल सिस्टम नहीं छोड़ के गया, बल्कि उसकी जो आर्मी थी वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी बादशाह के ऊपर, कि बादशाह के अहकामात क्या है या बादशाह के दरबारी क्या हुक्म पहुंचा रहे हैं। सही, बादशाह गया तो बस अब नहीं चल सकती आगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर्सन ओरिएंटेड है। एक चीज आज हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होंगी जो पर्सन ओरिएंटेड है। वो इंसान को हटा दो तो पॉलिटिकल पार्टी का कोई है ही नहीं। सही, इसका मतलब वो पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, वो पर्सन बेस्ड है। तो मुगल किंग्स के अंदर भी पर्सन बेस्ड होता था कि ये शहनशाह जो है वो मौजूद है, जब तक तब तक सुन रहा है बात को। तो मुगल किंगडम जितना जब तक पैरों पे खड़ा रहे, तो दो चीजों के ऊपर मुगल किंगडम खड़ा रहे। एक तो एम्परर की अपनी क्वालिटी, दूसरी मिलिट्री लॉयल्टी। मिलिट्री कितनी लॉयल है? मिलिट्री कब लॉयल होती है? एग्जैक्टली, when they are paid. When they are paid, they are loyal.
वरना एक एक बंदा अलग अलग तो लॉयल हो सकता है, इतनी बड़ी हजारों की लाखों की आवाम एक साथ लॉयल कैसे हो जाती है? वो पे होता है उनको। जैसे आज किसी फैक्ट्री के अंदर लेबर लॉयल नहीं है, वो पे हो रही है, पे हो रही है तो इसलिए वो काम कर रही है, खत्म। तो मिलिट्री तो इफ दे आर पेड दे आर लॉयल। एम्परर अगर ऐसा है कि जो जो उसूली है, जो जिसको जो मुश्किल फैसले ले सकता है, जो डरता नहीं है, जब जंग पे जाना जरूरी चला जाता है, जो अपने गिफ्ट्स वगैरह मिलने के ऊपर इतना नहीं ललचा जाता कि जो आगे के लिए अंधा हो जाए कि ये गिफ्ट तो आज दे रहे हैं, कल कोई मुझे ओवरथ्रो ना कर जाए, आज तो मुझे गिफ्ट लाके दे रहा है, कल कोई पूरा कब्जा ही ना कर ले। तो ये एक नैरो माइंडेड ही हो सकता है एम्परर। लेकिन जो फार साइटेड एम्परर होता है वो देखता है कि मैं इजाजत जिसको दे रहा हूं वो अकेला मोनोपोली बन जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको इजाजत दे दी ट्रेडिंग की, उसको ट्रेडिंग की इजाजत दी और बाकियों को अगर नहीं दी तो कंपटीशन नहीं रहेगा, कंपटीशन नहीं रहेगा तो मोनोपोली बन जाएंगे, और मोनोपोली बन गए ना अगर तो सिंगल कंट्रोल कर लेंगे। शायद आज रिवर्स गियर मारो तो एम्परर अगर अलाउ करते तो ब्रिटिश को भी करते, फ्रेंच को भी करते, डच को भी करते, पोर्चुगीज को भी करते, सबको अलग अलग अलाउ करते, आप सब ट्रेडिंग करें यहाँ पर, ताकि सब आपस में भी तो रहे ना कंपटीशन में। ये चीज उसने की ब्रिटिश ने, वो अकेले आके कंट्रोल कर गए और बाकी रूलर्स को आपस में कंपटीशन में रखा। समझ में आ रही बात? सो ये एम्परर तब नहीं सोच पाए होंगे जब जब ब्रिटिश आके उनको तोहफे दे रहे होंगे और एक्सेप्टेंस करा रहे होंगे कि आपके मुल्क में हमें ट्रेडिंग करने की इजाजत दे दे, तब उन्होंने ये नहीं सोचा होगा, तब तो तोहफे नजर आ रहे होंगे कि इतने भारी भरकम तोहफे ले आए हमारे लिए। सही, तो इस तरह के एम्परर्स पर डुबो देंगे नहीं आप। बहरहाल तो एम्परर के ऊपर और मिलिट्री के ऊपर बड़ा डिपेंडेंट है किसी भी, मतलब बड़ा डिपेंडेंट था मुगल एम्पायर, सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं था। अगर सिस्टम डिपेंडेंट होता ना तो एक मुगल एम्परर हटता भी तो दूसरा नेचुरली आ जाता और जगह से कोई चीजें हिलती नहीं, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रहे होते हैं। मिलिट्री का जो एक पर्सनल है, एक सिपाही है, उसको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि किंग कौन खड़ा है। उसको ये पता है कि मैं जिस इदारे से ताल्लुक रखता हूं उसका फला कमांडर है, उस कमांडर के ऊपर ये बंदा है, उसके ऊपर ये बंदा है, और वो पूरा एक सिस्टम है, वो नहीं हिलता। ऐसा नहीं कि मुगल एम्परर हट गया तो फिर सब अपनी चला रहे हैं, वो एक सिस्टम बना हुआ है। तो ब्रिटिश आर्मी का एक अपना सिस्टम था पूरा, कि कोई अगर वॉइस रॉय आ रहा है जा रहा है, से कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका एक सिस्टम था, वो सिस्टम ओरिएंटेड चलते थे, पर्सन बेस्ड नहीं था। सही, तो आप यहां देखिए कि ये अब कुछ सिस्टम नहीं बना पाया बाबर जाते जाते, बाबर सिस्टम नहीं बना पाया, बाबर के बाद हुमायूं आया, और अच्छा बाबर जब आया तो इतना हिस्सा जो है मुगल एम्पायर का हो गया, ठीक है, ये बहुत छोटा हिस्सा है रिलेटिवली। जो अकबर के टाइम पे, वो औरंगजेब के टाइम तक देखा तो वो हमने पूरा यहां तक फैला हुआ देखा था, जो दोबारा आएगा आगे। हुमायूं 1530 में आया बाबर के बाद, और 1540 तक रहा, 10 साल तक पहले रहा, 10 साल तक रहा। उसके बाद शेरशाह सूरी ने इसको ओवरथ्रो कर दिया। सही, शेरशाह सूरी एक अफगान नोबल था जो इसके साथ वॉर, जिसने इसके साथ वॉर किया और इसको समझ लो भगा दिया इंडिया से। और उसके बाद ये जो है ये तुर्की में आप कह लो, पर्शियन एम्पायर तो चल खैर खत्म हो चुका था, पर्शिया कह लो, या पर्शिया से और आगे चले जाओ, तुर्की के अंदर जाके थोड़ा सा जना स्टेबल हुआ, या पर्शिया में जाके स्टेबल हुआ हुमायूं, बहुत साल तक वहीं रहा, 1540 से 1555 तक वहीं रहा, 15 साल वहीं रहा। उसके बाद से री अटैक किया इंडिया पे, अपनी वहां पर सपोर्ट गेन कर ली, पर्शियन सपोर्ट गेन कर ली, उसके बाद री अटैक किया हुमायूं ने इंडिया पे और इंडिया को टेक ओवर कर लिया 1555 में। लेकिन एक साल बाद हुमायूं मर गया। कहते हैं कि वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था, उसका गाउन के अंदर पैर आ गया और फिसल के गिर गया और मर गया वो हुमायूं। खैर हुमायूं भी कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं छोड़ के जा पाया, डाइड विदाउट गेटिंग अ चांस टू स्टेबलाइज द एम्पायर। वो एम्पायर को एक स्टेबलाइज तरीके से नहीं जोड़ पाया, चला गया। खैर हुमायूं के एंड तक ये जो पर्पल हिस्सा दिख रहा है ये मुगल एम्पायर था। बाबर की बनिस्बत एक बड़ा एम्पायर छोड़ के गया। फिर उसके बाद नो 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 नो, हुमायूं का मैप ही नहीं दिया, वही अकबर का। मैं ये थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया कि इतना बड़ा कैसे हो सकता है, क्योंकि इसको तो चांस ही नहीं मिला ज्यादा। हाँ, ये अकबर का एम्पायर है, अकबर के टाइम पे एम्पायर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ये देख रहे हो, नॉर्थ इंडिया तो पूरा हाथ में आ गया, उसके साथ साथ मिड साउथ तक भी जा चुका है इसका एम्पायर अकबर का। अकबर इतना एक्सपेंड कैसे कर पाया? अकबर ने अलग अलग कम्युनिटीज को अपने कोर्ट का हिस्सा बनाया, अपने दरबार का हिस्सा बनाया, और अकबर ने एक रिलीजियस टॉलरेंस दिखाई। मतलब अगर जिजिया टैक्स लगा हुआ था तो उसको खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया। ठीक है, जिजिया लगता है ना नॉन मुस्लिम से, क्योंकि अब मुस्लिम रूल आ गया ना यहाँ तो इंडिया पे।
अच्छा, अकबर ने इसी तरीके से कोई अगर हार्ड पॉलिसीज थी वो खत्म कर दी, काउ का सेक्रीफाइस खत्म कर दिया। अब काउ सेक्रीफाइस नहीं होगी क्योंकि उससे एक दूसरी कम्युनिटी का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है, सही है। उसने जो दीन इलाही निकाला था उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, वो एक अलग से पूरा टॉपिक है, चैप्टर है, लेकिन वो आपका पार्ट नहीं है, सो वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। अकबर ने कोशिश की कि कितना ज्यादा यूनिफाई हो जाए, अलग अलग रिलीजन है ना, अलग अलग रिलीजन ना रहे बल्कि यूनिफाई हो जाए। इस यूनिफिकेशन की कोशिश तो उसने की, बट दैट वाज नॉट सो पॉपुलर। मुसलमानों में तो इतना पॉपुलर वो नहीं था, बिकॉज आप एक नए दीन की बात कर रहे हो, तो जो मुसलमान आज भी अगर ये थोड़ा बहुत पॉपुलर हो जाता अकबर, तो उसके बाद कोई रिवाइवलिस्ट आते ना, वो कहते कि ये बेकार चीज है, ये जो कर रहा है ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो एक तरह से नया दीन लेके आ गया था, तो वो उसके साथ ही खत्म हो गया। अकबर खत्म, वो दीन भी, दीन इलाही का भी नामो निशान खत्म। बहरहाल अकबर के टाइम तक पीस काफी प्रिवेल कर गया था इंडिया में, क्योंकि सभी उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। अकबर के बाद जहांगीर आया। जहांगीर, ये इसका नाम लिखा है नूरुद्दीन सलीम। जहांगीर ने इनहेरिट करने का मतलब जो आपको आपके आबा अजदाद से मिले, तो जहांगीर को इसके आबा अजदाद मतलब अकबर की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल एम्पायर मिला। वो काम जो पिछले दो नहीं कर सके थे अकबर करके चला गया, एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग एम्पायर तो बना दिया अकबर ने, ठीक है। जहांगीर को एक स्टेबल एम्पायर मिला जिसमें पीस एंड ऑर्डर था। ऑर्डर कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर को। लॉ एंड ऑर्डर मतलब चीजें अपनी जगह पर है सारी, कोई जो है ना बहुत कम कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बहुत कम जंगे और ये वाले मामला हो रहे हैं, पीसफुल है मामला। ऑल्दो द एम्पायर कंटिन्यूड स्मूथली, रियल पावर स्लोली शिफ्टेड टू द नोबल्स। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कहने को ये सिर्फ एक जुमला है, लेकिन बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जहांगीर को एक बड़ा स्टेबल एम्पायर तो मिला, लेकिन जहांगीर के टाइम तक जो बादशाह के नीचे उसके दरबारी होते हैं ना, जो कोर्ट के दरबार के नोबल्स होते हैं, जैसे आज अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के नीचे जो मिनिस्टर्स हैं, वैसे एक बादशाह के मिनिस्टर्स कौन होते थे? बादशाह के कोर्टियर्स होते थे, कोर्टियर्स कह लो या कोर्ट नोबल्स कह लो। तो उनके हाथ में पॉलिटिक्स आना शुरू हो गया, क्योंकि वो इलाकों के रूलर्स को जानते थे। बादशाह थोड़ी जा रहा है हर इलाके में। बादशाह के जो नोबल्स हैं, समझ लो मिनिस्टर्स का काम कर रहे हैं, हर अलग अलग इलाकों के रूलर से राब्ते में। तो कितनी बातें होंगी पता नहीं, बादशाह तक पहुंचाते होंगे नहीं पहुंचाते होंगे। और फिर नोबल्स के आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट रहते थे, क्योंकि नोबल्स के हाथ में जितने बड़े बड़े इलाके, तो वो नोबल्स भी उतने स्ट्रांग है। आज की भी मिनिस्टरशिप में देखें तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतनी आसान नहीं होता उसके लिए मिनिस्टर्स को चलाना, क्योंकि हर मिनिस्टर एक अलग इलाके का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और वो आपस में मिनिस्टर्स कोल्यूजन भी करते हैं कि मिल के जो है ना हम थोड़ा और स्ट्रांग हो जाते हैं, किसी और मिनिस्टर को उसकी जगह से हटवा लेते हैं, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हमें वो मिल जाए अगर। और इस तरह से करके आज भी मिनिस्टर्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स में होते हैं। तो तब भी मुगल दरबार के अंदर नोबल्स जो होते थे, किंग के दरबार के जो मिनिस्टर्स थे, वो कॉन्फ्लिक्ट्स में होते थे, और उनके हाथ में बहुत पॉलिटिकल पावर आना शुरू हो गई थी जहांगीर के दौर से। तो ये एक और रीजन हमें पता चल रहा है कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर सकता है आगे जाके। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो पर्सन ओरिएंटेड था, फिगर ओरिएंटेड। अगर जो मुगल एम्परर है वो स्ट्रांग है तो चलेगा। दूसरा, जो मिलिट्री थी उसकी लॉयल्टी पैसों पे बेस्ड थी, मॉनेटरी बेस्ड थी। तीसरी बात कि ग्रेजुअली मुगल एम्पायर क्योंकि स्टेबल सिस्टम नहीं छोड़ के जा पा रहे थे, तो जो पावर है वो ग्रेजुअली किसकी तरफ शिफ्ट हो रही थी? नोबल्स, कोर्ट के नोबल्स जो है मुगल्स के, तो उस तरफ ग्रेजुअली शिफ्ट हो रही थी पॉलिटिक्स। तो जब नोबल्स के हाथ में पावर आ जाए और नोबल्स एक दूसरे के साथ राइवल हो जाएं, या वो चाहें तो मुगल किंग को भी डिथ्रोन कर सकते हैं, मरवा दिया मुगल किंग को, या मुगल किंग के जो बच्चे हैं उसमें से एक बच्चे की साइड ले ली, उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया कि दूसरे दो बच्चों को मरवा दिया उसकी साइड लेके, और अपने मतलब के बंदे को किंग बनवा दिया। सही। सो मुगल के कोर्ट के नोबल्स मतलब मिनिस्टर्स के हाथ में भी पावर आ जाना, ये कहां से शुरू हुआ? जहांगीर के दौर से। और सिर्फ यही नहीं हुआ, जहांगीर का दौर देखो 1605 में पैदा हुआ और 1627 नहीं पैदा नहीं हुआ, सॉरी, जहांगीर का दौर चला 1605 से 1627 तक। जहांगीर आया कब? 1605 में, 1605 में। किसके बाद? अकबर के बाद। अकबर कब मर गया? 1605 में। उसके बाद जहांगीर आया 1605 से 1627 तक इसका रूल रहा। अच्छा, बड़ा रूल है, 22 साल का रूल है पूरा इसका। इस दौरान एक दूसरे हिस्से में दुनिया के क्या हो रहा था? यूरोप के अंदर 1600s में, 1600 के बल्कि साल 1600 में ही एक कंपनी फॉर्म हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। अब यूरोप के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर मैं बाय मैप देखूं
इंडिया का। दुनिया के दूसरे हिस्से में इस दौरान जब जहांगीर था, इंडिया ये रहा हिंदुस्तान, तब ये सब हिंदुस्तान है, ठीक है। उस वक्त यूरोप के अंदर ये पूरे यूरोप के अंदर एक वेव आई हुई थी, पोर्चुगीज, इसी तरीके से स्पेनिश, डच, मतलब ब्रिटिश, ये सभी यूरोपियंस हैं। ये सब लोग सी एक्सपीडिशंस करते थे, समंदर में इनकी जो है ना एक्सपीडिशंस निकलती थे, इनके पूरे पूरे मिशंस निकलते थे कि जो नई नई लैंड्स को जाके दरियाफ्त करें या नए नए रास्तों को दरियाफ्त करें, किस लिए? ट्रेड के लिए। तो तब ये बीच में सुएज कैनाल तो था नहीं, यहां से पूरा घूम के यहां पर आते थी शिप्स। यहां से पूरा घूम के आना कब से शुरू हुई? 1490s से ये वाला रूट सी का दरियाफ्त किया गया कि आप पहले तो जो है बाय लैंड जाए, पहले मेडिटेरियन सी से होते हुए बाय लैंड आगे जाते थे एशिया की तरफ, ये इसको ईस्ट कहते थे। लेकिन उस वक्त तक 1500 तक यहां पर कंट्रोल बहुत स्ट्रांग आ गया ऑटोमन्स का, ऑटोमन एम्पायर का। तो उन्होंने कहा नहीं, अब ऑटोमन एम्पायर के साथ तो हम जंग में हैं, इनके साथ तो क्रूसेड्स भी हुई हैं, बहुत सारी स्लेवी जंगें वगैरह हुई, तो यहां से तो अब नहीं हो सकता मामला, क्योंकि वो हमें नहीं गुजरने देंगे ट्रेड वगैरह किसी भी हवाले से। अब इन्होंने नया रूट जो है ना दरियाफ्त करना शुरू किया। तो बार्टोलोमेओ डियास करके बंदा था, वो शायद उसने केप ऑफ गुड होप्स करके जगह दरियाफ्त की कि यहां से हम थ्रू हो सकते हैं, समुद्र के नीचे से रास्ता इन्होंने निकाला लिया जाने का। तो पानी की जो उनके, क्योंकि इनका रास्ता रोका ना, जब इनका रास्ता रोका तो फिर ये दूसरी तरफ इन्होंने अपना फोकस किया। जब दूसरी तरफ फोकस किया तो इन्होंने अपने आप को सी पे बड़ा स्ट्रांग कर दिया, समंदर के मूवमेंट्स पे बहुत स्ट्रांग किया। तो इनकी शिप्स भी बहुत स्ट्रांग हुई कि हर तूफान से लड़ सके, बड़े बड़े जर्नीज कर सके हमारी शिप्स वगैरह। तो एक से एक शिप्स बनाना शुरू हो गई, अपनी रिसर्च इन्होंने जारी रखी और अच्छी से अच्छी शिप्स बनाना शुरू की। तो इनकी शिप्स के पूरे फ्लीट यहाँ पर थ्रू कर गए 1500s के अंदर। 1500s में ये हुआ था कि यहां से जो है ना, इसने कोलंबस के क्रू ने कहा कि जब दुनिया गोल है, यहां से जा रहे हम क्यों ना वहां से जाएं। उन्होंने कहा वहां से जाके यहां से जुड़ जाएंगे, एशिया पहुंच जाएंगे। तो ये जब निकला, कदम रखा, कहा लगा आ गए हम इंडिया, कदम रखा इंडीज आ गए। तो चला कुछ अलग है, ये जो किताबों में लिखा है वैसा तो नहीं लग रहा। तो बाद में पता चला ये तो लैंड ही दूसरा है। तो वेस्ट इंडीज में पहले कदम रखा था और वहां से पूरा अमेरिका दरियाफ्त हुआ, समझ रही है। 15th सेंचुरी के बिल्कुल एंड में 1490s, 1492, 1497 ऐसा कुछ, या 1498 के अंदर अमेरिका दरियाफ्त हुआ। तो ये कोलंबस तो एक पूरी नई दुनिया खोल के बैठा हुआ, हालांकि वो भी इंडिया जाने के लिए निकला था। उसको लगा दुनिया गोल है, और उसको नहीं पता था कि ये इतना छोटा गोल नहीं, उसको लगा पहुंच गए, लेकिन ये तो फिर नया लैंड है, इसके बाद और घूमते तो पहुंचते इंडिया ना। एनीवेज, तो इतनी सारी सी एक्सपेडिशन हो रही थी यूरोपियंस की तरफ से, सही। अब वो इतने सारे यूरोपियन कंट्रीज जैसे थ्रू होना शुरू गए, तो अब 100 साल गुजर गए, 1600 तक 100 साल गुजर गए। 1500 तक ये नए रूट्स के जरिए इंडिया या ये वाले सारे आइलैंड जो कि इंडोनेशिया के हैं, फिलीपींस वगैरह जो आज की कंट्रीज हैं, यहां से इन जगहों पर इनके कदम आ चुके थे, सही। तो इन जगहों पे आहिस्ते आहिस्ते करके ट्रेडिंग शुरू कर चुके थे। क्या ट्रेडिंग होती थी? स्पाइस की, मसालों की, या खुराक की किसी चीज की। इसके अलावा कपड़े की ट्रेडिंग होती थी। तब बेसिक चीजें थी, तब आईफोन नहीं एक्सपोर्ट कर रहे थे जाके, और वो करते भी तो फिर चाइना से ही होता ना डायरेक्टली, इतना लंबा, और सिग्नल तो वैसे ही नहीं आ रहे होते। एनीवेज, सो ये सारे यूरोपियंस एस्टेब्लिश थे यहाँ पर, या आहिस्ते आहिस्ते करके कॉलोनीज क्रिएट कर रहे थे अपनी। ब्रिटिश कह रहे थे हम भी पीछे क्यों रहे। ब्रिटिश ने वेस्ट के ऊपर तो वैसे ब्रिटिश जो है सक्सेसफुल होना शुरू हो गए थे, पूरा नया लैंड दरियाफ्त कर लिया था। ईस्ट के अंदर इनको काम करना था, ट्रेडिंग का, माल खरीदो फरोख्त और ये सारी इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसके लिए इन्होंने फॉर्म की एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, के ईस्ट वाले इंडिया के लिए, वेस्ट इंडिया नहीं, वेस्ट वाले को भी इंडीज ही कहते थे ना, ईस्ट वाले इंडिया के लिए कंपनी इन्होंने बनाई। वो कंपनी का क्या काम था? वो कंपनी अपनी समंदर के रास्ते के जरिए माल भेजती, बेचती, और वहां से माल खरीदती, लेके आती, फिर यूरोप के अंदर सेल करती। इस गर्ज से इन्होंने बनाई। क्लियर है ब्रिटिशर्स ने? क्या हम पीछे क्यों रहे? जब पोर्चुगीज, ब्रिटिश बोलूं तो पूरे यूरोपियंस नहीं काउंट होते, यूरोपियन बोलूं तो उसपे पोर्चुगीज भी आ गए, डच भी आ गए, फ्रेंच भी आ गए, स्पेनिश भी आ गए, ब्रिटिश भी आ गए, लेकिन सिर्फ ब्रिटिश बोल रहा हूं तो बाकी यूरोपियंस काउंट नहीं करना उसमें।
तो ब्रिटिश देख रहे कि बाकी यूरोपियंस जब इंडिया ईस्ट वाले इंडिया की तरफ जा रहे हैं तो हम क्यों ना जाए, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई 1600 के अंदर, ठीक है। और इसका व्यू क्या था भाई, कमाएंगे, माल बेचेंगे, कमाएंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, इसी विजन के साथ थी। तो ये थ्रू होके इन्होंने पहले कुछ इन आइलैंड्स की तरफ कोशिश की, ब्रिटिश ने पहले इन आइलैंड्स की तरफ अपना जो है अपनी ट्रेड को बिछाने की कोशिश की, लेकिन यहां पर राइवल बहुत स्ट्रांग थे, ये पोर्चुगीज जो है ना, वहां पर पोर्चुगीज, फ्रेंच वगैरह, ये डच वगैरह ये पनपने नहीं दे रहे थे ब्रिटिश को। उन्होंने कहा अब क्या करें, तो इन्होंने रुख चेंज किया, उन्होंने कहा चले यहां आ जाते हैं, इंडिया। जब ये इंडिया आए ट्रेडिंग के लिए, तो पता चला इंडिया का जो उस वक्त का किंग था उसने इनको इजाजत नहीं दी, गालिबन ये शाहजहां ने इनको पहले इजाजत नहीं दी कि नहीं आपको अलाउड नहीं है, तो उसकी तरफ से अलाउड नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उस वक्त शाहजहां के कॉन्टैक्ट दूसरे यूरोपियंस के साथ बहुत स्ट्रांग थे, इसके साथ कि ये आ जाएंगे तो उनके साथ कॉन्टैक्ट हमारा खराब नहीं हो जाता, इनके साथ इनको हमें इजाजत देने का कोई तुक नहीं बनती। तो शाहजहां की अभी पूरे इंडिया पे तो हुकूमत नहीं थी ना, ये साउथ इंडिया भी छूटा हुआ था, सही है। अकबर के बाद जहांगीर, बल्कि सॉरी जहांगीर, शाहजहां तो बाद में, शाहजहां तक तो क्या जहांगीर का, शाहजहां तो बाद का, सॉरी जहांगीर ने शुरू में इजाजत नहीं दी, लेकिन जब जहांगीर ने इजाजत नहीं दी तो ब्रिटिश ने क्या किया, उस एरिया में अपनी फैक्ट्री सेटअप की कि जहां पर किंग का होल्ड नहीं है, वहां के लोकल रूलर्स के साथ मिलके, ठीक है। उसके बाद भी उनको लगा कि अभी हम एक्सपेंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि पोर्चुगीज बड़े स्ट्रांग है। तो इनकी फिर क्या हुआ कि अब जाहिर शिप्स आ रही है जा रही है, तो थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनके पोर्चुगीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हुए, और यहां पर इनकी जो है पोर्चुगीज के साथ एक बैटल हो गई, सी बैटल, जिसमें इन्होंने अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप्स ने पोर्चुगीज शिप्स को हरा दिया। जब पोर्चुगीज शिप्स को हरा दिया, वो बैटल ऑफ स्वाली कहलाती है। अब इन्होंने जब हरा दिया तो एक स्ट्रांग हो गए कि अब तो हमने पोर्चुगीज को भी हरा दिया, और अब के यूरोप के अंदर ब्रिटिश जब शिप्स वापस गई ना ब्रिटेन, तो वहां पर किंग से जो है दरख्वास्त की कि हमारे साथ कोई ना डिप्लोमेट भेजें, तो उन्होंने भेजा सर थॉमस रॉ को, जो डिप्लोमेसी जानता है। अच्छा, वो बहुत सारे तोहफे तहाइफ लेके गया जहांगीर के दरबार, तोहफे दिए, वो खुश हो गया जहांगीर, और कहा कि भाई क्या चाहिए आपको इसके बदले, चलो बताओ, जमीन, ये वो, कितना सोना, ये, नहीं, हमें आप तिजारत करने दें। उसने तिजारत की इजाजत ली, तो उनको फिर मोनोपोली के तौर पर अलाउ कर दिया कि ठीक है बाकियों को डिसअलाउ, क्योंकि यह है भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर, तो अब इनको अलाउ कर दिया जहांगीर ने, सही है। अब वो सर थॉमस रॉ का जो पॉइंट यहां पर लिखा है, 1615 में जहांगीर ग्रांटेड ट्रेड प्रिविलेजेस, प्रिविलेज का मतलब खास हुकूक, एक होता है ना राइट्स, कि आपको हक है, प्रिविलेज का मतलब ऐसा हक जो किसी और के पास नहीं है। तो ट्रेड के ऐसे प्रिविलेजेस दिए, ऐसे हुकूक दिए कि जो बाकी सबको खत्म कर दिए कि आप और कोई नहीं, अब आप ट्रेड करेंगे टू द इंग्लिश, इंग्लिश मतलब ब्रिटिश को दे दिया हुकूक, सही, थ्रू एन एग्रीमेंट विद सर थॉमस रॉ के साथ एग्रीमेंट करके। उसको क्या पता था कि ये जो हम कंसेशंस कर रहे हैं, मतलब ये जो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, जहांगीर को क्या पता था कि ये एग्रीमेंट्स हेल्प करेंगे ब्रिटिश को इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस, कि वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं एंड इवेंचुअली टेक ओवर इंडिया, और एक वक्त आएगा पूरा इंडिया टेक ओवर कर लेंगे। ये उसको नहीं पता था उस वक्त, क्योंकि 1615 में ट्रेड के इजाजत मिली है, ट्रेड तो इससे पहले स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ना इजाजत 1615 में मिली है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड कैसे पहले इजाजत कर दी, पहले इजाजत से पहले ट्रेड करना शुरू की उन इलाकों में जहां पर कंट्रोल नहीं था किंग का, बिल्कुल साउथ इंडिया में। उसके बाद बैटल ऑफ स्वाली के बाद फिर सर थॉमस रॉ गए, उसके बाद फिर पूरे इंडिया के ऊपर इनको ट्रेड राइट से अब कहीं भी अपनी फैक्ट्री सेटअप करें। फिर उन्होंने अलग अलग जगह पर अपनी फैक्ट्री सेट की, और वहां पर बाकायदा अपने गार्ड्स के साथ जो है ना काम करते थे, बिल्कुल फोर्टिफाइड कहलाते, मतलब किले नहीं बनते, जैसे फोर्ट होते हैं ना, फोर्ट्स, बादशाहों के फोर्ट्स होते हैं किले के, बड़ी बड़ी दीवारें, तो वैसे इनकी फैक्ट्रीज होती थी, ऊंची ऊंची दीवारों के साथ, बड़ी सिक्योर, सही है। और वहां पर इनकी आर्मी, ब्रिटिश आर्मी आके उसको सिक्योर करती थी पूरे तौर पर, और आहिस्ते आहिस्ते इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया, क्योंकि ट्रेड कर रहे हैं ना, जिन इलाकों में ब्रिटिश फैक्ट्री सेटअप करते थे वहां जॉब्स खुलती थी, वहां लोगों की इकोनॉमी अच्छी होती थी, तो लोग भी इनको एक्सेप्ट कर रहे थे। तो कल को अगर मुगल से बातचीत बंद हो रही है ना, तो उनको परवानी और ब्रिटिश की साइड ले लेते थे कि ये ज्यादा बेहतर है, ये हमें जॉब्स भी दे रहे हैं, ब्रिटिश उनको खिला पिला रहे, क्योंकि ब्रिटिश का जो बंदा है वो इस विजन के साथ थोड़ी कि मेरी उम्र जितनी रह गई तब तक बेस्ट हो जाए, वो तो पूरे सिस्टम को चला रहा है कि मैं गुजर भी जाऊं हमारा सिस्टम चलता रहे, वो इस विजन के साथ है। और बादशाह अपनी उम्र को देख रहा है, या ज्यादा मेरे बाद मेरा बच्चा कौन सा बादशाह बनेगा, इस चीज में देख रहा है। तो एक नैरो विजन और एक इतने ब्रॉड विजन के साथ है कि हम रहे ना रहे, ये एम्पायर हमारे एक पूरा एक सिस्टम है वो चलता रहे।
तो उसके अंदर वो लोगों को खुश रखना चाहेंगे शुरू में, ताकि 50 साल 100 साल बाद जब भी पोजीशन आती है तो लोग जो हैं वो हमारे अंडर काम करें सारे। ये इस माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। ये छोटा 10 15 20 साल मेरी उम्र तक वाला इनका विजन नहीं होता था। जहांगीर के बाद आया शाहजहां। 1628 में शाहजहां का रूल स्टार्ट हुआ, 1658 तक चला। 30 इयर्स का शाहजहां का रूल रहा। शाहजहां इज नोन फॉर आर्किटेक्चर। उसके टाइम पे भी वॉर्स हुई हैं, उसके टाइम पे कैंपेन्स हुए। पर्शिया समझ लो ईरान या इराक वाला हिस्सा पर्शिया कहलाता, आज का इराक वाला हिस्सा। तो पर्शिया के रूलर्स के साथ इसकी जंगें रही हैं शाहजहां की। इसके अलावा पोर्चुगीज के साथ इसकी जंगें रही हैं शाहजहां की। लेकिन वो जंगें कोई बहुत ज्यादा कारामद नहीं थे, वो खर्चे ही होते थे उसमें। उससे कुछ फ्रूटफुल बेनिफिट नहीं निकला, बस जंग थी वो। बस इतना फ्रूटफुल जरूर होता है कि कोई अगर अटैक कर रहा हो तो आप डिफेंड तो कर पाए अगर सामने से अटैक है। लेकिन अगर आपने ऑफेंसिव गए तो कोई लैंड वैंड नहीं ले लिया, उन जंग का कोई फायदा नहीं। अगर हरा भी दिया जी हार भी गए तो कोई फायदा नहीं हुआ था, उस वक्त से खर्चे हुए थे, वो ऐसी जंगें थी। सही, इससे कोई लैंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है। इसके अलावा शाहजहां ने और किस जंगे तो चलो एक छोटा पार्ट कह लो उसने की, लेकिन इसके अलावा उसका मेन एक्सपेंडिचर क्या होता था वॉर्स के अलावा? आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत। मतलब ताजमहल भी उसी ने बनाया। आज तक ताजमहल जैसी जगह आज के दिन भी अगर कोई बनाए, चाहे बेवकूफी होगी इतना, लेकिन लग्जरियस बनाना आज भी बहुत मुश्किल या नियर टू इम्पॉसिबल है। कोई बहुत ही बिलियनियर टाइप का बंदा ही कर सकता है। जिस तरह की लेबर, जिस तरह का हैंड क्राफ्ट उसमें चाहिए, और जितने हजारों की लेबर का हैंडक्राफ्ट चाहिए, उस तरह का हैंडक्राफ्ट कि मतलब ताजमहल के जो लेबर है उसके, ताजमहल की लेबर की पूरी बस्तियों की बस्तियां आबाद की गई हैं कि वो वहां से लेबर उठ के जो है ना वो हैंडक्राफ्ट करेगी। और एक बहुत ही बेकार की बात की जाती है कि ताजमहल जिन सारे हमारे बड़े करते थे कि जिन लेबर ने ताजमहल बनाया फिर उनके हाथ कटवा दिए ताकि दोबारा जो है ना वो एक और तनख्वाह के साथ से लूंगा यार, हाथ काट दिए। एनीवेज, बैंक ट्रांसफर भी नहीं था तब। एनीवेज, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सही ना। वो उनके आज भी वहां पर इंडिया में ऐसे आबाद हैं जिनके आबा और अजदाद ने ताजमहल बनाया, तो वो वाला क्राफ्ट आज भी जानते हैं कुछ लोग। वो ताजमहल के ही आगे बस्तियां कुछ बनी हुई हैं, जो मैंने सुना है, मैं गया नहीं हूँ, वो जाहिर है वीडियोस वगैरह में सुनते हैं आप ये चीजें। एनीवेज, तो ये आर्किटेक्चर और वॉर का पैसा कहां से आएगा? तो ये टैक्सेस बढ़ाए इसने। अच्छा, ये टैक्सेस कैसे कलेक्ट हो रहे, थोड़ा सा ये भी बता दूं। किंग है ना अगर किसी जगह पर, तो फॉर एग्जांपल ये पूरा किंगडम है, इस पूरे किंगडम में लैंड ही लैंड है, जहां तक आपका कंट्रोल है वहां तक आपको टैक्सेस मिलेंगे। ये सारे लैंड ही लैंड है, इन सारे एरिया से टैक्सेस जमा हो रहे हैं। कहां पर? मुगल किंग के पास। कैसे जमा हो रहे हैं? ये मुगल किंग के जो दरबारी है ना बहुत सारे, वो सारे इलाके के रूलर, वो सारे इलाकों में जाके उनके रीजनल, उनके पूरे इलाके के रीजन का किसी को एक लीडरशिप देते थे और उससे कलेक्ट करते थे जाके। तो वो जो लीडर बनाते थे ना हर इलाके के बंदे को, उसको कहते हैं मनसबदार। क्या? मनसबदार, जिसके हाथ में पूरा एक मनसब दिया हुआ एक इलाके का। और वो जो उसका इलाका है वो कहलाता था मनसब। वो इलाका मनसब कहलाता था और उस इलाके का लीडर जो सारे टैक्सेस कलेक्ट करेगा मनसबदार होता था। और उस मनसबदार को भी जाहिर है, जब मनसबदार है पूरे इलाके के टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है, तो उसको एक अलग से उसको जमीन है बड़ी बड़ी, उसको बहुत सारी जो है ना अयाशी, बहुत सारी लग्जरीज मिलती थी हुकूमत की, मतलब बादशाह की तरफ से मनसबदार को। तो मनसबदार अपना पूरा मनसब संभालता था और मनसब से सारा टैक्स कलेक्ट करके बादशाह तक पहुंचाता था। ये मनसबदारी का निजाम किसने बनवाया था? अकबर ने। किसने? अकबर ने। तो ये है रेवेन्यू कलेक्शन का मामला। जितना भी फिस्कल एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, जितना भी मुगल हुकूमत का जो एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंसेस, खर्चे थे, वो टैक्स रेवेन्यू से निकलते थे ना, कि सब जो उगा रहे जितना गल्ला, उस सब में मुगल एम्पायर तक जाएगा पैसा, या तो पूरा पूरा गल्ला जाएगा, गल्ला मतलब यील्ड क्रॉप्स वगैरह, वो सारी मुगल एम्पायर तक जाएगी सारी, और फिर वो सेल करेंगे, या फिर यील्ड जितनी निकली उसके एवज पैसे कलेक्ट होंगे टैक्स की सूरत में। तो मनसबदार पैसे कलेक्ट करता था और मनसबदार पहुंचाता था। इतने शरीफ नहीं होते थे सारा पहुंचा दे, वो वहां भी ब्राइबरी करते थे कि ठीक है हम आपका पूरा रिपोर्ट नहीं करेंगे, कि आपके जितना निकला है ना गल्ला हम पूरा नहीं बताएंगे ऊपर, लेकिन फिर हमारा भी फिर इतना, अब जैसे टैक्स देना है आपको, आपका बनता है टैक्स 50,000 रुपए, तो हम आपके साथ रियायत करते हैं, हम कैलकुलेशन में दिखाते हैं कि आपका 25,000 टैक्स बनता है, 25,000 हम आपके बचा रहे हैं ना, तो फिर उसके एवज आप हमें अलग से 5,000 दो, 10,000 दो। तो ऐसी ब्राइबरी में चले जाते थे वो।
मनसबदार भी। तो ये करप्शन भी होना शुरू हो चुकी थी, इसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ आगे जाके, कि मनसबदारी का निजाम भी बहुत कोई स्ट्रॉन्ग काम नहीं कर रहा था आगे जाके। लेकिन अकबर के दौर में मनसबदारी का निजाम बना, एक बड़ा, बोला ना अकबर से पहले स्टेबल नहीं किया था किसी ने एम्पायर को, अकबर ने अपने दौर में स्टेबल कर दिया था एम्पायर को। तो ये मनसबदारी का पूरा निजाम बना के गया जिससे पूरा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता था। क्लियर है? अच्छा जी, तो ये जो सारा रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है फिर ये स्पेंड भी हो रहा है। अब अगर स्पेंडिंग ज्यादा है तो रेवेन्यू ज्यादा चाहिए, आर्किटेक्ट, बिल्डिंग्स, आर्मी, इस सब पे खर्चे हो रहे हैं तो अब पैसा ज्यादा चाहिए। अब पैसा ज्यादा चाहिए तो टैक्सेस बढ़ा देंगे। कि कल तक अगर ये था ना कि आपकी जितनी भी यील्ड है, जितना भी आपका क्रॉप उग रहा है, या जितना भी लाइफ स्टॉक आप जो है ना सेल कर रहे हो, रेयर कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, बेच रहे हो, दूध बेच रहे हो वगैरह, उस सब का 20% टैक्स है। लेट्स सपोज कल तक ये होता तो उसको 20 से 30 कर दो, तो अब 10% और बढ़ गया। तो ये जो फार्मर कहेगा सारी मेहनत हमारी है और 30% आप ले जाते हो। मतलब हम जितना कमा रहे हैं, अगर हम मिसाल के तौर पे 1000 रुपए कमा रहे हैं तो 300 आपको दे दे तो 700 हमारे पास बचते हैं, और इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता। और आहिस्ते आहिस्ते करके और बढ़ा दोगे तो आधे आप ले जाते हो, आधे हमारे पास बचते हैं। तो ये अनजस्ट फील होता है फिर लोगों को। तो इस वजह से फिर किंग अनपॉपुलर होना शुरू हो जाते हैं। कैसे? अब किंग अनपॉपुलर होगा तो किंग तो अटैक कर लेगा, लेकिन उस वक्त लोग ढूंढने के कोई और रूलर है जिसका हम सहारा ले, जो फिर हमें बचा ले। तो इलाके में एक रूलर कोई खड़ा होता था कि देखो हम हुकूक दिलाएंगे मुगल के, अब हम बात नहीं सुनेंगे, और ये ऑलरेडी वीक हो चुके हैं, अब हम इनको टैक्सेस नहीं देंगे, इनका कोई बंदा आएगा हम उसको टैक्स नहीं देंगे, और मिलके उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। सही, इस तरह से लोकल लीडर्स आहिस्ते आहिस्ते पनपना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि टैक्सेस बढ़ रहे थे। एक तरफ टैक्सेस बढ़ रहे थे, फिर अभी आगे जाएंगे औरंगजेब के दौर में तो पॉलिसीज और स्ट्रांग हो गए औरंगजेब के दौर की। औरंगजेब ने स्ट्रांग पॉलिसीज के साथ भी कंट्रोल किसी तरह किया, क्योंकि वो आर्मी को बहुत स्ट्रांग लेके चलता था, उसकी ये स्ट्रेंथ थी। तो जबर की बुनियाद पे औरंगजेब का रूल कायम रहा। सही है कि कुछ भी कोई भी अगर खिलाफ बात नहीं कर सकता किंग के। लेकिन औरंगजेब जैसा अगला रूल जरूरी थोड़ी रूलर है। तो जैसे ही कोई औरंगजेब की लीडरशिप खत्म हुई तो मराठास और बहुत फोर्सफुली जो है ना ग्रो होना शुरू हो गए थे। ये हुआ था आगे। बहरहाल अभी हम औरंगजेब पाए नहीं, शाहजहां पे। तो शाहजहां तक टैक्सेस बहुत बढ़ गए थे। ठीक है, और इस तरह से मुगल किंगडम का ग्राफ थोड़ा सा लोगों के जहनों में वीक होना शुरू हो चुका, मतलब लो होना शुरू हो गया था कि यार बहुत टैक्स चार्ज करते हैं। अच्छा, शाहजहां बीमार हुआ तो औरंगजेब अब शाहजहां के बच्चों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सामने आने लगा। औरंगजेब के पास नहीं जानी थी गद्दी बादशाह की, वो उसके भाई के पास जानी थी गद्दी। औरंगजेब ने अपने भाई के साथ लड़ा। औरंगजेब तब शहजादा था, बादशाह नहीं था, बादशाह का बेटा था, शहजादा था। तो औरंगजेब की अपने भाई दारा शिकोह के साथ, उसके दो एक और भाई भी थे, उन सबको मरवा दिया औरंगजेब ने किसी ना किसी तरह। किसी को प्रिजन करवा दिया, कहीं एग्जाइल कर दिया, मरवा दिया। अब इन सबकी अपनी अपनी आर्मीज थी, लेकिन दारा शिकोह के साथ तो बाकायदा इसकी बैटल हुई। तो औरंगजेब जो एक शहजादा था उसकी फोर्सेस वर्सेस दारा शिकोह की फोर्सेस, और दारा शिकोह को इसने मरवा दिया बैटल ऑफ समूगढ़ में। और औरंगजेब इस तरह से सबको मार के वाहिद एयर रह गया, वाहिद वारिस रह गया। औरंगजेब ने अपने बाप को भी इंप्रेजन कर दिया था आगरा फोर्ट के अंदर। हाँ, आगरा फोर्ट के अंदर औरंगजेब ने अपने बाप को आगरा किला में इंप्रेजन कर दिया था, जहां से नजर आता था ताजमहल। तो उसका बाप प्रिजन में ताजमहल देखता था, और प्रिजन में ही मर गया उसका बाप। फिर एंड तक अपने दौर में एक प्रिजनर के तौर पे ही रहा, और जब मरा तो उसको भी ताजमहल में दफना दिया उसकी बीवी के साथ। बीवी कौन थी? मुमताज महल। मुमताज महल नाम था शाहजहां की बीवी का। तो औरंगजेब ने अपने बाप को अपनी मां के साथ ही दफना दिया वहां पर, और वहां से औरंगजेब का रूल चालू हुआ 1658 से। वॉर ऑफ सक्सेशन बहुत ब्रूटल थी। औरंगजेब ऐसे ही नहीं आ गया, वॉर ऑफ सक्सेशन रही है। सक्सेशन मतलब सक्सेस कौन करेगा, बात कौन आएगा। तो औरंगजेब के भाई भी तो थे ना, शाह शुजा था, मुराद, शाह शुजा, दारा शिकोह, ये 3 भाई थे। इन तीनों औरंगजेब ने मरवाया, जिसमें दारा शिकोह के साथ तो बाकायदा जंग हुई। तो उसके साथ जंग के जरिए जीता, और बाकी 2 को उसने मरवा दिया इंप्रेजन करके, दूसरे शहर बेच के इंप्रेजन करवा दिया और वहां मरवा दिया, या किसी को डायरेक्ट मरवा दिया शाह शुजा को। तो इसकी बुनियाद पे औरंगजेब आ गया था। औरंगजेब ने अपना एम्पायर बहुत बड़ा स्ट्रेंथ के साथ चलाया, पर उसके एम्पायर के अंदर एक प्रॉब्लम था। बहुत सारे अलग अलग किस्म की वॉर चल रही थी, और वो स्टेबल कर रहा, फिर भी किसी तरह वॉर्स में एंगेज रहा। पर वॉर्स होती है तो खर्चा बहुत होता है, गले खाली होना शुरू हो जाता है, आपके मुगल ट्रेजरी जो है वो कम होना शुरू हो गए पैसे। किन किन से इसकी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, और भी हुएंगे, चंद नाम है। सतनामीज, ये एक ग्रुप था, रिलीजियस ग्रुप था। ठीक है,
और इसके अलावा जाट, राजपूत, सिख, पठान, मराठास। औरंगजेब की फाइट ब्रिटिश के साथ भी हुई है। औरंगजेब की फाइट, औरंगजेब रहा है 1707 तक। कब से? 1658 से। औरंगजेब का रूल रहा है 1658 से 1707 तक। शायद 1686 में 1686 में गालिबन ब्रिटिश के साथ फाइट हुई औरंगजेब की। ब्रिटिश अब थोड़े स्ट्रांग हो गए थे, कॉन्फिडेंट होना शुरू हो गए थे, तो वो फाइट पे निकला है औरंगजेब के साथ। औरंगजेब के लश्कर अटैक किया, औरंगजेब ने उनको बहुत बुरी तरह शिकस्त दी, बहुत खराब शिकस्त दी, और उसके बाद वो घुटनों पे पड़ गया औरंगजेब के। सही है। तो औरंगजेब भारत वॉज क्वाइट स्ट्रांग देयर। वहां एक ब्रिटिश ने जरूर गलती की थी कि वो बहुत अर्ली कर गए थे किसी किंग के साथ फाइट, वहां समझ भी गए थे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फाइट ही हो, ये नर्व टेस्टिंग भी कहलाती है। नर्व टेस्टिंग का मतलब नस को जरा चेक तो करें कितना पेन होता है। तो अक्सर जो है ना, ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि आप अगले बंदे की एनर्जी ड्रेन करने के लिए पहले एक छोटा लश्कर भेज के टेस्ट करते हो सकता है ब्रिटिश ने टेस्ट किया हो कि अभी मुगल एम्पायर किस स्टेट में, तो ये टेस्ट तो बड़ा फेल रहा, ये तो बहुत स्ट्रांग स्टेट में अभी, कि अभी इतनी सारी जंगें लड़ रहे हैं, शायद ये बहुत ज्यादा मुंतशिर है औरंगजेब, तो शायद हमें पुट डाउन ना कर पाए। लेकिन वो पुट डाउन इजीली कर गया औरंगजेब। सही। लेकिन अब इनको ये पता चल गया ब्रिटिश को, नहीं भाई काम से काम ही रखो, ट्रेड ही करते रहो बस, अभी तो अब इन लोग को आपस में लड़ने दो। सही है जी। तो इतने सारी किस्म की जंगों में इन्वॉल्व था औरंगजेब का दौर। और औरंगजेब का दौर जब खत्म हुआ, औरंगजेब के दौर के आखिरी के 25 साल तो प्योरली जंगों में गुजरा, और वो जैसे ही खत्म हुआ तो मराठा एम्पायर जो है वो आगे आ गया। हालांकि औरंगजेब के दौर के अख्तिताम तक मुगल एम्पायर सबसे बड़ा था, सबसे लार्जेस्ट था। और औरंगजेब के को लेकर लोगों के ओपिनियंस क्या है? डिवाइडेड ओपिनियन है। सही है। एक तरफ औरंगजेब को लेकर ये ओपिनियन है कि बहुत ही रिलीजियसली इंटॉलरेंट था, ऐसी पॉलिसीज निकाल दी थी उसने कि जो एक मुस्लिम कम्युनिटी के हक में अगर थी तो बाकियों के बड़े खिलाफ थी वो पॉलिसी, जैसे जिजिया हो गया, टैक्स, या वो अकबर के टाइम की जो रिलीजियस टॉलरेंस अकबर ने दिखाई थी वो इसने नहीं दिखा, वो सारी पॉलिसीज इसने खत्म कर दी। कुछ के नजदीक औरंगजेब जो है एक सिंपल बंदा था, कि उसका लाइफस्टाइल एक सिंपल था, बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल वाला नहीं था, और ऐसा नहीं था कि वो हिंदूज के खिलाफ है, वो हिंदूज के खिलाफ नहीं था, लेकिन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था। ऑर्थोडॉक्स का मतलब पुराने ख्याल था, पक्का मुसलमान था वो। कुछ का ये भी ख्याल है, अब हम तो उस दौर में नहीं है, तो जिसका जो भी ख्याल है किताबों से ही आ रहा होता है। और किताबें लोग लिखते हैं, या तो विक्टर लिखता है, विक्टर वो जो जंग जीता, जो मर गया हार गया वो बेचारा किताब लिखने के लिए जिंदा ही नहीं है, तो या तो एक जो जीता है जंग वो किताब लिख के देता है, या कि उस वक्त के हिस्टोरियंस से कुछ किताबें पहुंचते पहुंचते, या लोग अपने बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, उनके बच्चों को सुनाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे वीक लिंक्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे हिस्ट्री मस्क हो जाते हैं, तो हमें नहीं पता एग्जैक्ट एक्चुअल क्या है। तो दोनों बातें आती हैं कि वो बहुत, एक तो जो है ना वो खिलाफ नहीं था हिंदुओं के, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही कट्टर मुसलमान की वो पॉलिसी लेके आता था जो उनके खिलाफ हो जाती थी। लेकिन वो कहते हैं हिंदू टेम्पल्स तोड़े अकबर ने, तो वो औरंगजेब ने तो पूरे पूरे, तो ये कहते हैं इसने तो टेम्पल्स को डोनेशंस भी दिए। आप कह रहे हिंदूज के खिलाफ था, तो औरंगजेब के हक वाले ये कहेंगे औरंगजेब ने फिर अगर वो हिंदूज के खिलाफ था तो अपने दरबार में या अपने मुशावरत में हिंदू नोबल्स को भी रखा था, तो फिर इसका क्या जवाब है? तो दोनों के पास अपने आर्ग्यूमेंट्स होंगे। सही। सो आई डोंट नो, वी हैव टू सर्च मोर अबाउट हिम। लेकिन यह है कि इसकी कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज जो है वो लोगों को समझ, क्योंकि सिंपल था ना, ऑस्टेयर था। ऑस्टेयर कहते हैं सिंपल आदमी को। जैसे दरबार में नाच गाने नहीं होंगे, बादशाह के दरबार में नाच गाने नहीं होंगे, इसके अलावा शराब वगैरह बैन, म्यूजिक बैन, डांसिंग बैन, ये सब कुछ बैन। तो जो इस चीज से पनपते हैं कि भाई ये तो आपके कल्चर में बैन होगा, हमें तो करने दो, तो उनके लिए अनपॉपुलर चीज हो गई कि हमारे लिए तो कोई इन्होंने वही नहीं रखे, सेलिब्रेट करने के मौके खत्म कर दिए। हाई टैक्सेस क्यों थे इसके दौर में? एक तो वैसे ही शाहजहां के दौर से हैवी टैक्सेस चल रहे थे, फिर औरंगजेब के दौर में और हैवी क्यों हो गए होंगे? वॉर्स, यस यस एग्जैक्टली। तकरीबन 50 साल तक रूल किया औरंगजेब ने। ठीक है। अच्छा, औरंगजेब ने भी अपना एम्पायर को तोड़ा था अपने बच्चों में, कोशिश की कि मेरे बच्चे ना लड़े, लेकिन इसके बच्चों में भी सिविल वॉर हुई। सिविल वॉर मतलब आपस में वॉर, सिविल वॉर कैसे कहते हैं? आपस में वॉर। तो इसके बच्चों में भी आपस में वॉर हुई। तो सक्सेशन इश्यूज हैं,
सक्सेशन का मतलब हमारे बाद कौन आएगा, तो मुगल एम्पायर का एक और डिक्लाइन का रीजन क्या, सक्सेशन इश्यूज, के बाद में आने वाले कोई पक्के नहीं थे, शाहजहां की तरफ से कोई एक पक्का नहीं था, या जो होने वाला था बच्चे आपस में लड़ गए, तो जब बच्चे आपस में लड़ गए तो जो दूसरे बच्चे, एक बंदे ने दूसरे को मार दिया तो उसके भी तो अपने फॉलोअर्स होंगे ना, उसके अपने फॉलोअर्स कभी ना कभी तो कोर्ट, मुगल कोर्ट के अंदर दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग फिगर बनेंगे ना। आज मर गए, लेकिन आज उनका लीडर मर गया, लेकिन कल को वो किसी तरह मुगल कोर्ट के अंदर दोबारा घुस जाएंगे और अपनी पुराना एक बुक्स रखा हुआ है इन्होंने, उसका रिवेंज लेंगे जैसे ही मौका मिलेगा, समझ रहे हो। तो मुगल दरबार के अंदर ही अंदर लोगों के दिलों में जो है ना वो बड़े बड़े समझ लो सुराख हुए हुए थे, और बहुत ज्यादा उनको जो है ना रिवेंजिंग मोड में थे, क्योंकि सक्सेशन इश्यूज थे कि एक बच्चे के साथ कुछ है, एक बच्चे के साथ कुछ है, नहीं नहीं आप किंग बने, ये कह रहे हैं नहीं नहीं आप किंग बने। तो इस तरह से करके अगर जो किंग बन रहा है तो वो तो उसके तो फॉलोअर्स के हक में हो गई बात, लेकिन जो नहीं बन रहा उसके फॉलोअर्स के दिल में तो रह गया ना, तो वो अंदर ही अंदर। और वैसे भी हमने देख लिया था जहांगीर के दौर से कि मुगल कोर्ट के जो नोबल्स थे वो भी स्ट्रांग होना शुरू हो गए थे, वो पॉलिटिक्स को और बेहतर तरीके से जानते थे बादशाह की बनिस्बत, वो लोगों के साथ ग्राउंड लेवल पे और कनेक्टेड थे। औरंगजेब को देख के लगता है कि औरंगजेब खुद ग्राउंड लेवल पे कनेक्टेड होगा, क्योंकि इसका जो दौर गुजरा वॉर्स वगैरह के अंदर ना, तो ये खुद फील्ड पे निकलता रहता होगा, जा जाके कनेक्ट होता होगा डायरेक्टली। लेकिन जिसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है रूलर्स के साथ, बीच में नोबल ज्यादा इन्वॉल्व है, तो फिर वो नोबल सारा पॉलिटिक्स हैंडल करते हैं। और औरंगजेब के बाद यही हुआ, सारा पॉलिटिक्स मुगल के नोबल्स ने हैंडल किया, वही जिसको चाहते थे किंग बनाते थे, किंग से उतार देते थे। तो मुगल कोर्ट के अंदर जो लोग थे ना, कुछ तो ऐसे थे जो किंग मेकर्स कहलाते थे। किंग मेकर्स मतलब वो जिसकी सपोर्ट करेंगे वही किंग बनेगा। तो नोबल्स इतने स्ट्रांग हो चुके थे। तो इसका मतलब अगर किंग मेकर्स के हाथ में असल पावर है, तो किंग तो नाम का बैठा हुआ है ना, पपेट, कि असल डोरे किसी और के हाथ में है और पपेट को हिला रहे हैं उससे। अच्छा जी, औरंगजेब का दौर यहाँ खत्म होते होते फिर बहुत सारी बात औरंगजेब के दौर खत्म होने के बाद की यहाँ पर लिखी हुई है कि औरंगजेब के दौर के बाद जो है ना बहुत रैपिड कोलैप्स हुआ। कोलैप्स मतलब खत्म होना, एम्पायर बहुत रैपिडली बिखरता चला गया। सिविल वॉर्स होना शुरू हुए। सिविल वॉर्स मतलब मुगल के बच्चों में ही आपस में वॉर्स होना शुरू हुई। तो जब सिविल वॉर्स होती थी तो एक के बाद एक एम्परर आता था, एक बनता था, फिर वो डीथ्रोन हो जाता था, उसको मार डाला करते थे, या उसके खिलाफ कोई साजिश होती थी उसको इम्प्रिजन कर दिया जाता था और कोई अगला आ जाता था। और सब कौन कर रहा होता था, इनकी सपोर्ट में कौन होते थे, मुगल कोर्ट के जो नोबल्स होते थे, ठीक है। 1719 तक अकबर की वो औरंगजेब की मौत के सिर्फ 12 साल बाद तक बहुत सारे एम्प्रेस चेंज, बहुत सारे मतलब कई सारे एम्प्रेस चेंज हो चुके थे 12 साल के अंदर ही। और उसके बाद एक एम्परर आया मोहम्मद शाह के नाम से। स्ट्रॉन्ग एम्परर नो, इनइफेक्टिव। तो फिर 1719 से लेकर 1748 29 साल कैसा रूल किया। 29 साल रूल ऐसे किया क्योंकि वो वीक था, इसके रूल से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बस नाम का किंग था, टाइट्यूलर था। टाइट्यूलर मतलब टाइटल का किंग था, बस टाइटल से बढ़कर उसके पास कुछ नहीं था अपने। और वो कोई कैंपेनिंग ही नहीं करता था। एक आध उसके जमाने में जो वॉर मतलब हुई थी, वॉर्स अटैक्स होते थे, कोशिश करता था अपनी बुनियाद पे, लेकिन सक्सेसफुल भी नहीं होता था। जैसे 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया जब पर्शिया से, बैटल ऑफ करनाल हुई थी जिसके अंदर मुगल एम्पायर के ऊपर अटैक किया था नादिर शाह ने, और मुगल आर्मी हार गई थी। उस वक्त कौन किंग था, यही था मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने दिल्ली को सैक कर लिया, दिल्ली मुगल कैपिटल सैक कर लिया मतलब घेर लिया दिल्ली को, और लूट लिया। इतना मुगल ट्रेजर लूट के गया बाकायदा, इतना लूट लिया कि बादशाह का जो थ्रोन होता है ना, तख्त, पीकॉक थ्रोन, तख्त ताऊस, वो भी ले गया। अब सोचो बादशाह तख्त, बैठने की सीट नहीं है उसके पास। इमेजिन करो एक बादशाह तख्ते पे बैठा हुआ है, मतलब कहां बैठू मैं, मेरे बादशाह चलाने के लिए सीट ही नहीं है, वो ले गए। इसी के बाद नादिर शाह के अटैक के बाद, नादिर शाह का अटैक था 1739 में, इसके अटैक के तकरीबन 9 साल बाद या 10 साल बाद, हाँ 9 साल बाद 1748 के अंदर अहमद शाह अब्दाली ने अटैक कर दिया इंडिया पे। जब अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया, ऑलरेडी मराठास एक्सपेंड कर रहे थे, मुगल एम्पायर ऑलरेडी श्रिंक हो रहा था, सही है। इतने में नादिर शाह, वो अहमद शाह अब्दाली का भी बाहर से अटैक हो गया। तो पहले तो मुगल्स के खिलाफ उसका अटैक हुआ और उसने लूटा, उसने मतलब ट्रेजरी ली, ठीक है। इसके अलावा फिर दोबारा से एक और अटैक किया उसने अहमद शाह अब्दाली ने, अब के मराठास के खिलाफ।
सही है, और मराठास को 1761 में हराया अहमद शाह अब्दाली ने। तो अहमद शाह अब्दाली ने उसके बाद भी फिर अटैक्स किए, सिक्स के खिलाफ भी हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली के बहुत अटैक हुए इंडिया के ऊपर। लेकिन आप देखो मुगल लीडरशिप के पास क्या बचा, पैसा भी खत्म होता जा रहा है। और जिस लीडर की हम ये बात कर रहे हैं ना, मोहम्मद शाह, इसके आगे जिसमें हेडिंग है 1719 से 1748 तक जिसकी लीडरशिप रही, इसको लीडरशिप नहीं कह सकते। सही है, इसमें कुछ वो लीडर वाली कैटेगरी, कुछ एक्सपेंड नहीं हुआ, कुछ कंट्रोल नहीं हुआ, दबते चले गए। सही, कुर्सी नहीं बचा सके। शाह रंगीला इसका ऑल्सो नोन एज, अहमद शाह को शाह रंगीला भी, कि रंगीन मिजाज जना, प्लेजर सीकिंग थे, बस दुनिया की मौजो मस्ती में लगे हुए थे, यूं कह लो। तो इसका लकब भी पड़ गया था शाह रंगीला। बिकेम एम्परर विद द सपोर्ट ऑफ, किसकी सपोर्ट से एम्परर बना था ये? सैयद ब्रदर्स। कौन होंगे? नोबल्स, मुगल नोबल्स में से होंगे सैयद ब्रदर्स। तो सैयद ब्रदर्स भी किंग मेकर्स टाइप के थे, कि उनकी भी एक मिनिस्ट्रियल सपोर्ट मिल गई इसको, तो बना किंग। ही वॉज इनइफेक्टिव एंड प्लेजर लविंग, निग्लेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस। एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस वगैरह, एक तो मसले इतने थे कि सोचने का भी दिल नहीं चाहे कि चलो मैं नियत भी करूं, चलो बताओ क्या है, मैं तो बहुत मसले मैं वही सही था। तो ये बातें आपको बाद में रिपीट होते हुए भी नजर आएंगे, पीछे जब कोई बात करनी होती है वो कर देते हैं, लेकिन आगे उस बात का फिर हेडिंग पूरी बनती है और दिखती है। ये अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह का यहाँ भी जिक्र है। फॉरेन अटैक्स ने बहुत वीक कर दिया था मुगल एम्पायर को, ठीक है। ये फॉरेन अटैक्स की दोबारा से यहाँ जिक्र है इस टेबल में। पर्शियन नादिर शाह, अफगान से अहमद शाह दुरानी, वही अब्दाली, और ब्रिटिश एक तरफ स्ट्रांग होते चले जा रहे थे। अच्छा, ये फॉरेन अटैक्स है, ये एक्सटर्नल रीजंस में आते हैं, तो एक्सटर्नल रीजंस की हेडिंग अलग से भी है बाद में। लेकिन जहां जिस बादशाह के दौर में हो रहा है, तो उसमें क्यों बना रहे? बादशाह की इनइफेक्टिवनेस को बताने के लिए। बादशाह इनइफेक्टिव है, ये तो इंटरनल रीजन है ना। बादशाह इतने इफेक्टिव है कि इतने एक के बाद एक अटैक हो रहा है। जब नादिर शाह ने अटैक किया तो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गई मुगल लीडरशिप की, ये तो किसी काम काबिल नहीं है। तो अहमद शाह अब्दाली को भी इससे मोटिवेशन मिली, तो अहमद शाह अब्दाली ने भी फिर अटैक किया। वरना एक माइंडसेट होता ना कि भाई इतनी स्ट्रांग लीडरशिप है। अच्छा, जब बाहर से किसी ने अटैक किया और एकदम हरा के चला गया और पीकॉक थ्रोन ले गया, तो वो जो इलाके जो कल तक टैक्स देते थे उन्होंने टैक्स देना भी छोड़ दिया, इनको दे रहे हैं हम टैक्स। ये तो किसी काबिल नहीं, तो अटैक करने की भी काबिल नहीं है। इनके पास तो आर्मीज ही नहीं। अगर हम आज टैक्स मना करते और मिलके खड़े हो जाते तो हम पे अटैक भी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए भी थोड़ा पैसा तो चाहिए, और हम तो पैसा ही नहीं दे रहे इनको। समझ आ रही बात? तो इस अटैक से सिर्फ ये नुकसान नहीं हुआ कि वो जंग हार गए और पैसा चला गया, बाद में पैसा ना आने की भी वजूहत क्रिएट हो गई। अब और टैक्सेस नहीं आ रहे मुगल्स के पास। सही है। और इस दौरान में जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे वो ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि मुसलमान मोरली डाउन हो रहे हैं, और जो दूसरी कौमें हैं वो स्ट्रांग जैसे जैसे होते जा रहे हैं, तो मुसलमान सप्रेस होते जा रहे हैं। क्योंकि अब कहीं ना कहीं मुगल का बदला उनसे लिया जा रहा है कि तुम उनको अपना किंग मानते थे ना। समझ आ रही बात? तो किसी की तो साइड लेनी है ना। हाँ, मुसलमान स्टिल दे आर इन द मैच में तो है ना। तो वो किसकी साइड लेते? मराठास की साइड लेते। वो किसकी साइड लेते? तो मुगल किंग को ही अपना, हालांकि वो भी एक्सेप्ट नहीं करते होंगे कल तक, लेकिन दो के अंदर चुनना तो मुसलमान मुगल किंग को चुन रहे होते थे। तो जैसे मुगल किंग की साइड अगर आप ले रहे हो तो मराठास आपके और खिलाफ हो जाएंगे, सिख आपके और खिलाफ हो जाएंगे। क्लियर हो रही बात? आखिरी बादशाह था बहादुर शाह जफर 2, ये लकब है। बहादुर शाह उसका लकब है, नाम पता नहीं, जफर कुछ था, जफरुद्दीन कर लेते हैं। बहादुर शाह उसका लकब है, बहादुर शाह 2। सही है। इससे पहले भी एक बादशाह के लकब होते हैं, शाह आलम लकब है, सही है ना। इस तरह शाह जहां, ये सारे लकब है। जहांगीर लकब है, जहांगीर मतलब जहां फतह कर देने वाला। ना वैसे तो जब वो शहजादा था तो शहजादा सलीम था, सलीमुद्दीन कुछ नाम था उसका, उद्दीन नहीं लग जाता मेरे मुंह से। बहादुर शाह जफर 2। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल एम्परर था, अगेन नॉट अ ग्रेट वन, बस आखिरी था, नाम का था, पूरे का पूरा पपेट। दिल्ली के अंदर जो मुगल की जगह दरबार है बस वहां बैठा रहता था, कोई उसका कोई हुक्म नहीं चलता था कहीं भी। उस वक्त तक बहादुर शाह जफर तक ब्रिटिश ऑलरेडी पॉलिटिकल कंट्रोल में आ चुके थे। सिर्फ ट्रेड कंट्रोल की बात नहीं कर रहा, वो पॉलिटिकल कंट्रोल में आ चुके थे। अब ब्रिटिश के हाथ में पूरे पूरे एरियाज उनके कंट्रोल में थे, क्योंकि जिन्होंने टैक्सेस नहीं दिए, सॉरी जिन्होंने उनके आर्मी के पैसे नहीं दिए, उनकी जमीनें ले ली। और जिस जगह ब्रिटिश काम करना चाह रहे, जो अलाउ नहीं कर रहा रूलर काम करने देना, तो ब्रिटिश उनके खिलाफ जंग करके वो लैंड ले रहे हैं। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, पूरा बंगाल ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में ले लिया।
और उसके बाद दोबारा जब कंट्रोल में लिया ब्रिटिश ने बंगाल का रीजन अपने कंट्रोल में लिया, तो उसके बाद वहां जो ब्रिटिश ने किसी को रखा ना कि अब आप बंगाल को देखो, मीर जाफर को, तो वो मीर जाफर को भी ब्रिटिश के हुक्म समझ नहीं आया, तो वो भी मसला करने लगा, तो उसको हटा दिया, उसकी जगह से एक और को लाके रखा, मीर कासिम को। और मीर कासिम फिर ब्रिटिश के खिलाफ ही खड़ा हो गया दोबारा, वो बैटल ऑफ बक्सर हुई, तो ब्रिटिश ने बैटल ऑफ बक्सर के अंदर जिनको हराया तो फिर उनका लैंड भी अपने अंडर कंट्रोल ले लिया। ये सब अभी देख लेना आगे, अभी थोड़ा आगे जाएंगे तो आएगा सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ब्रिटिश कंट्रोल बहादुर शाह जफर तक के टाइम तक बहुत स्ट्रांग कर चुके थे। बहादुर शाह के टाइम के अंदर बहादुर शाह के टाइम के अंदर ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर कुछ स्ट्रांग हुआ हो, सिवाय एक चीज के, जो आपके यूनिट 3 के अंदर, जो आपके इस यूनिट के चैप्टर 3 में हम देखेंगे, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश से आजादी की कोशिश एक की गई थी, वो बहादुर शाह जफर के दौर में ही हुई थी। हालांकि बहादुर शाह जफर का उसमें कोई लेना देना खास नहीं था, बस उसका नाम था कि उसके नाम के नीचे सब जमा हुए थे और ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे, और ब्रिटिश वो जंग जीत गया था, वो हम आगे देखेंगे। और ब्रिटिश जैसे वो जंग जीता तो उसके बाद सबसे पहले तो बहादुर शाह जफर को हटाया, कहा तो तुम तो इस शहर को, इस मुल्क को ही छोड़ो, दूसरे मुल्क में जाके प्रेजेंट कर दिया उसको, और मुगल एम्पायर वैसे एंड हुआ। तो आखिरी मुगल किंग था बहादुर शाह जफर। अच्छा जी, तो ये हमने सारा क्या पढ़ा, बैकग्राउंड पढ़ा मुगल्स का बहादुर शाह जफर तक। अब आपसे सवाल होता है, अब असल इंटरनल रीजंस क्या है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के? सक्सेशन इश्यूज। इस मुगल किंग के बाद कौन किंग बनेगा, ये सक्सेशन है, ये मसला है, क्लियर ही नहीं होता था। और कोई अगर किंग बनता था तो उसका साथ नहीं देते थे नोबल्स बहुत सारे, तो ये पॉलिटिकल हो गया। अक्सर जगहों पे आपसे कोई चीज फैक्टर्स पूछे जाए ना, तो आप इसको जहन में याद रखना, PES, क्या? PES, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल। पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल। तो पॉलिटिकल रीजन क्या था? सक्सेशन इश्यूज थे। इकोनॉमिक रीजन क्या था? गल्ले खाली थे, मुगल ट्रेजरी नहीं थी, क्योंकि टैक्सेस नहीं आ रहे थे, या कोई बाहर से आके इन्वेट करके आता था, लूट के चला जाता था। वॉर्स के अंदर इतने एक्सपेंडिचर्स हो गए थे, हैवी टैक्सेस लगाने पड़े थे, और टैक्सेस नहीं आ रहे थे, और रीजनल लीडर्स जब स्ट्रांग होना शुरू हो गए, टैक्स देना बंद कर गए वो। सोशल इश्यूज क्या थे? एग्जैक्टली, सोसाइटी बड़ी टूटना शुरू हो गई थी, उनका साथ नहीं दे रहे थे मुगल्स का, क्योंकि मुगल्स उनके खिलाफ हो चुके थे। और फिर औरंगजेब की पॉलिसीज के बाद तो और सोशल डिस्पैरिटी आ गई कि साथ नहीं चल पाए। औरंगजेब के जाते ही मौका देख रहे थे, और जैसे ही औरंगजेब क्या तो मराठास और स्ट्रांग हो गए, तो सोसाइटी भी आपस में जो है ना मिल नहीं पा रही थी। तो पॉलिटिकल देख लेना, और पॉलिटिकल के अंदर ही वो मुगल नोबल्स की बात भी कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर फिर वो मुगल के जो पावरफुल नोबल्स थे ना, वो उनके आगे एम्परर्स बस पपेट्स की तरह थे। तो जब भी औरंगजेब के बाद जल्दी जल्दी जो है ना 12 साल में बहुत सारे एम्परर्स चेंज हुए। इकोनॉमिक इश्यूज में क्या पता है? प्रोविंशियल ब्रेकडाउन। प्रोविंसेस जो है उनसे रेवेन्यू जो आ रहा था वो ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि वो प्रोविंसेस खुद इतने वो स्ट्रांग थे, और उन्होंने देखा मुगल्स वीक हैं, तो अगर हम टैक्स नहीं भी देंगे तो अटैक नहीं कर सकते। तो बंगाल, ओध, हैदराबाद, इन्होंने अपने रेवेन्यूज अपने पास ही रखे और अपनी खुद की आर्मीज बना दी पूरी। नवाब ऑफ ओध की अपनी आर्मी, नवाब ऑफ बंगाल की अपनी आर्मी। जागीर का जो सिस्टम है, जागीर का सिस्टम किसने बनाया था? अकबर ने। मनसबदारी का निजाम भी फेल हो गया। मनसब सेट किए हुए थे अलग अलग इलाके, हर मनसब के अंदर मनसबदार होता था, वो मनसबदार मनसब वालों के साथ मिल गया था, ब्राइब्स लेता था और सही बात ही नहीं बताता था कि कितना प्रोड्यूस हुआ, उनके साथ मिलकर करप्ट हो गया था। तो मुगल खजाने तक एक्चुअल पैसा भी नहीं पहुंचता था। ट्रेड एंड फार्मिंग सफर्ड। अच्छा, कांस्टेंट वॉर जब होती हैं तो उससे क्या चीज असरअंदाज होती है? तिजारत, कॉमर्स। तो इतनी वॉर्स बाहर से हो रही हैं, अंदर ही अंदर वॉर्स हो रही है, तो इससे क्या हुआ? तिजारत बहुत मुतासिर हुई। तो जब खरीदो फरोख्त मुतासिर होती है तो लोग कम पाते, जब कम कमा पाते तो टैक्स खाक देंगे, तो वो भी टैक्स नहीं दे पा रहे थे। तो इकोनॉमिक इश्यूज हैं सारे, कि जिसकी बुनियाद पर मुगल गल्ला खाली रहा, लूटमार हो गई, उन तक राइट रेवेन्यू नहीं पहुंचता था, मनसबदारी का निजाम फेल हो गया, फिर ट्रेड भी इतनी ज्यादा नहीं हुई, इतने सारे वॉरफेयर होते थे तो ट्रेड भी उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई, तो लोग इतना कमाते ही नहीं थे कि टैक्स दे पाए। ठीक है जी, इस तरह से मुगल के पास पैसा नहीं था अपनी मिलिट्री को फाइनेंस करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल इश्यूज और गवर्नेंस इश्यूज। सोशल इश्यूज क्या थे? कि आपका एम्पायर इतना बड़ा था और इतनी अलग अलग कम्युनिटीज थी कि आप लेके चल नहीं सकते थे। औरंगजेब के टाइम तक इतना बड़ा इंडिया कंट्रोल्ड में था,
लेकिन कंट्रोल में रह नहीं सकता था, क्योंकि जब तक कोई हुक्म आप पहुंचाते ना, जितने दिन बाद वो वहां तक पहुंचता जिसलिए आपने हुक्म दिया, वो बात ही चेंज हो चुकी होती। लेट सपोज एक अटैक होने वाला है, वो अटैक के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है मुगल किंग को, मुगल किंग तक जब तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है अटैक हो चुका, मुगल किंग जब तक वहां आर्मीज अपनी भेजा अटैक हो चुका, हमें किससे लड़ने हो, तो खत्म, मैच खत्म हो चुका। सही है जी। अच्छा, और ऐसा भी नहीं मुगल किंग तक पहुंच, इतना बड़ा एम्पायर था तो लोगों ने अपने अपने स्टेक्स बनाए हुए थे, अपनी अपनी सेटिंगें की हुई थी, सारा पैसा भी नहीं पहुंचाते थे ऊपर तक। तो सोसाइटी मुगल किंगडम के अंडर नहीं थी, वो अपना ही सारे, सबने अपने अपने सर्कल्स बनाए हुए थे, ये कह लो, ये सोशल इश्यूज के अंदर पढ़ सकते हो। मिलिट्री डिक्लाइन बताने की जरूरत नहीं है, मिलिट्री क्यों डिक्लाइन हुई होगी, पैसे नहीं है तो मिलिट्री लॉयल नहीं है, ठीक है, ये एक इशू। और इन सबका कंपाउंड इफेक्ट, कंपाउंड इफेक्ट मतलब मिलके एक पूरा चक्रव्यूह में फंस गए, एक मिलके क्या हुआ, सक्सेशन की फाइट्स हैं, किंग स्ट्रॉन्ग आ नहीं रहा, फैक्शन रूल, फैक्शन मतलब ग्रुप्स, नोबल्स जो है ना अलग अलग जत्थों में बन के, ग्रुप्स में बन के पॉलिटिक्स करते थे, अपने मतलब का बंदा लाते थे, फिर ये उनको हटाते थे, वो अपने लाते थे, सही। तो ये चल रहा था, सक्सेशन फाइट्स और नोबल्स के दरमियान भी राइवलरी रहती थी। तो इस सब से क्या हुआ, इलाके बंटना शुरू हो गए, कंट्रोल इलाकों का लूज होना शुरू हो गया, लॉस एंड रेवेन्यू होना शुरू हो गया, लॉस एंड रेवेन्यू के साथ साथ आर्मी आपकी वीक हो गई, आर्मी वीक हो गई तो क्या हुआ, प्रोविंसेस ने आपकी बात नहीं सुनना शुरू की, क्योंकि आपके पास आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं, जाके प्रोविंसेस से लड़ो आप। तो प्रोविंसेस ने डिफाई करना शुरू कर दिया, डिफायंस का मतलब अब बात नहीं मान रहे, प्रोविंसेस की डिफायंस हुई। उसके बाद क्या हुआ, जब प्रोविंसेस ने डिफाइन किया तो एक एक करके प्रोविंसेस हटना शुरू हो गए, तो और कम हो गए पैसे, और कम पैसे हुए तो और कम हुई आर्मी, और कम आर्मी हुई तो और नहीं लड़ सकते, और फिर फॉरेन अटैक्स और ये सब तो, और इस सब के साथ ऑन द चेरी ऑन द टॉप है, ठीक है। ये मिल के सारे रीजंस है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के इंटरनल। सवाल होगा इंटरनल रीजंस का, तो ये है इंटरनल रीजंस में क्या हम अटैक्स के बारे में लिखेंगे, लिख सकते हो, कैसे, आप बताओ, इतनी वीक लीडरशिप थी कि एक के बाद एक अटैक होते थे, उसको डिफेंड नहीं कर पाते थे। आप इंटरनल इंडिया की नजर से उसको लिख सकते हो अगर चाहो तो, इंटरनल रीजंस में, कि वीक लीडरशिप की वजह से जब कोई अटैक होता तो उसको डिफेंड ही नहीं कर पाते थे, इंटरनल रीजन बना के लिख सकते हो। वरना है तो जितने भी अटैक्स ये एक्सटर्नल रीजंस हैं, कि बाहर से क्या हुआ। और मुगल एम्पायर के जब डिक्लाइन के अंदर ये कंपाउंड इफेक्ट के साथ साथ एफ, बल्कि ई होनी चाहिए थी और उसके बाद कंपाउंड इफेक्ट एफ होना चाहिए था, ई पे ये होनी चाहिए थी, लेकिन इतना बड़ा रीजन है कि इसको अलग हेड बना दिया, कि राइज ऑफ मराठा एंड सिख पावर्स, मराठा, सिख और अदर जितने भी रूलर्स थे उनके राइज की वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, ये भी इंटरनल रीजन ही है। तो ये ई तक तो इंटरनल रीजन है ही, इसके अलावा ये भी इंटरनल रीजन है फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। इसकी समरी भी आपको चैप्टर के एंड के अंदर, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाना है, उसकी समरी भी आपको कोशिश करके एक या दो पेज के अंदर कंप्लीट के डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के इंटरनल रीजंस क्या है, एक्सटर्नल रीजंस क्या है, वो मिल जाएंगे, सही जी। पर नोट्स मेकिंग आपने पहले खुद करनी है, ताकि आप लैंग्वेज अडॉप्ट करो, क्योंकि उस समरी से आपके पास जुमले नहीं बनेंगे पूरे पूरे, वो समरी समझ भी तब आनी है जब आप इससे गो थ्रू हो गए पूरे तौर पे। इसके बाद एक्सटर्नल रीजन पे आता है।